स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे सिंथेसिस को कवर करने वाला हूँ एक साथ। तो सिंथेसिस के हर एक टॉपिक को, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कंपाउंड हो, हर एक टॉपिक का हर एक मेथड यहाँ डिस्कस करूँगा विद एग्जाम्पल। तो आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो सिंथेसिस कहीं से कैसा भी कुछ भी आ जाए आपसे बन जाएगा, गारंटी इस बात की। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल कंप्लीट करना है, स्किप नहीं करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा ये वीडियो। तो लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें। वहाँ पर पेड कोर्स उपलब्ध है आपके लिए। आप पेड कोर्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। अब यहाँ जोड़ेंगे किसको? यहाँ जोड़ेंगे हम सेंटेंस को, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, मिलाना, है ना, जोड़ना। यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, समझ गए? यहां हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे जब तो एक नया सेंटेंस बनेगा। जो नया सेंटेंस बनेगा या तो वो सिंपल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। यानी एक टाइप से हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सिंथेसिस के अंतर्गत हम वाक्यों को जोड़ना सीखते हैं। वो भी जब जोड़ते हैं तो तीन सेंटेंस बनते हैं, यानी तीन प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। सिंपल बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कोई भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो हर एक सेंटेंस क्या होता है, उसको बनाने की विधियां क्या है वो समझ लो। सिंपल सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले हम लोग सिंपल को बनाने की विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं एक चीज, कि यहाँ जो सेंटेंस होंगे जिनको हम जोड़ेंगे वो एक्चुअल में सिंपल सेंटेंस ही होंगे। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना। अब जो नया सेंटेंस बनेगा या तो वो सिंपल होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा, या कंपाउंड। ठीक है, समझ गए बात? तो यहाँ सिंपल बनाने की सबसे पहले विधि हम चर्चा करेंगे। पहले मैं सिंपल की परिभाषा बता दूं। सिंपल क्या है? सिंपल है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक मेन वर्ब हो। यानी सब्जेक्ट जो हो वो एक सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब भी एक ही हो। मेन वर्ब या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को भी वर्ब बोलेंगे, यानी वर्ब भी एक ही हो। सिंगल वर्ब हो, सिंगल सब्जेक्ट हो, वो सिंपल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब सिंपल को बनाने की 8 विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम सिंपल बना सकते हैं। पहली विधि है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरी विधि है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तीसरी विधि है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथी विधि है नाउन या जीरन के पहले प्रीपोजिशन लगा के, पांचवी विधि है केस नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। इसका दूसरा नाम है केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन, समझिएगा, केस इन एपोजिशन इसका दूसरा नाम है। ठीक, इसके बाद है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और लास्ट है एंड कंजंक्शन का प्रयोग करके। तो ये 8 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहली विधि को डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है क्रिया का ऐसा रूप जो क्रिया के अलावा एडजेक्टिव का भी काम करे। यानी पार्टिसिपल का एक काम करता है, वर्ब का काम प्लस एडजेक्टिव का काम। ये दो काम होते हैं पार्टिसिपल के जो पार्टिसिपल करता है। यानी क्रिया के रूप में भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी। समझ गए? अब पार्टिसिपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब में आईएनजी लगाना, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इसको एग्जाम्पल अगर कहूं तो गो में आईएनजी लगा दो, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। गॉन कर दो, थर्ड फॉर्म परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और हैविंग गॉन कर दो तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, हैविंग गॉन। समझ गए? ठीक, तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का। पार्टिसिपल क्या है? वह है पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप जो क्रिया का काम करे और एडजेक्टिव का काम करे, पार्टिसिपल होता है। ठीक, तो पार्टिसिपल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी मैंने बताया वर्ब में आईएनजी लगा दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक, जैसे गो में आईएनजी गोइंग, कम में आईएनजी कमिंग, है ना, सिंग में आईएनजी सिंगिंग। ठीक, इस टाइप से। समझ गए? हियर में आईएनजी हियरिंग,
ठीक, समझ गए। तो गोइंग इस टाइप से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से जब सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो सबसे पहली सिंथेसिस करने की जो मोस्ट विधि है, फोरमोस्ट सबसे उत्तम जो विधि है, बेस्ट विधि, वो ये है कि जिन सेंटेंसेस को जोड़ना है उन सेंटेंसेस को आप पढ़िए, पहले उनका अर्थ निकालिए, फिर इसके बाद उनको ऐसे मिक्स कीजिए कि जब मिक्स वे हो जाएं तो जिन सेंटेंसेस को जोड़ा है, जिन सेंटेंसेस को हम मिक्स किया है, उन दोनों का मिक्स होने पर जो नया सेंटेंस बना उसमें मिला के अर्थ आ जाए। कहने का मतलब जो नया सेंटेंस बना है उसमें दोनों का अर्थ शामिल हो, तो वो सिंपल, तो वो जो अर्थ शामिल होकर जो नया सेंटेंस बनेगा बस उसी को ट्रांसलेट कर देना, यानी सेंटेंस को पढ़ो और मिला दो फिर ट्रांसलेट कर दो। ये विधि है, जो ये मेन विधि है। अब पार्टिसिपल, वैसे तो ये विधि पूरे सिंथेसिस में काम करेगी, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड, किसी को भी बनाए, किसी विधि से बनाए, यही विधि काम करेगी। लेकिन अब पर्टिकुलर हर एक मेथड की अपनी अपनी थोड़ा टेक्निक है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपनी टेक्निक है, क्या है, बर में एनजी लगाना है। दूसरा है जब सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, हिंदी वाले सेंटेंस को एक नया सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कुछ वर्ड मिलेंगे जो ये बताएंगे कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कर मिलेगा, करके, पर, हुआ, हुए, ये शब्द मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया, तो अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो शेर को देख कर मैं भाग गया, यहाँ देखने में कर आया, यानी पार्टिसिपल देखने में लगेगा, सीइंग, इस टाइप से। समझ रहे हो ना? ठीक, जैसे मैंने सुना वह मर गया, तो या ये कहेंगे मैंने शोर सुना मैं बाहर आया, तो शोर सुनकर मैं बाहर आया, तो हियरिंग, इस टाइप से। समझ गए? तो यहाँ क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होगा? अब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी दोनों सेंटेंस में वर्तमान की स्थिति मौजूद होगी, यानी काम जो होगा वो दोनों में खत्म नहीं हुआ होगा। एक में पहले काम शुरू होगा, दूसरे में बाद में शुरू होगा, लेकिन दोनों में खत्म नहीं होगा, यानी काम साथ साथ चल रहा होगा, तो समझ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना। और अगर साथ साथ ना चले, एक में पूरा खत्म हो जाए फिर दूसरा फिर शुरू हो अगला, तो समझो वो परफेक्ट हो गया, वो एक पूरा हो गया यानी परफेक्ट है। समझ गए? तब परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होगी? दो सेंटेंस होंगे, दोनों में काम साथ साथ चल रहा होगा, तो समझ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होना है। और जब सेंटेंसेस को हम जोड़ने लगेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कर करके पर हुआ हुए आएगा, जहां भी ये शब्द आए बस वहीं से पार्टिसिपल लगाना है। ठीक, वहीं से शुरुआत कर देनी और एक सेंटेंस को खत्म करना है, कॉमा लगाना है, दूसरा सेंटेंस जब को तब लिख देना है। अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, फिर से सुनो। अब दूसरी विधि क्या है? पहली विधि तो ये है, काम साथ साथ चल रहा होगा, तो अपन को क्या करना है, जिसमें काम पहले हो रहा है। समझिए, दो विधियां हैं। पहली विधि ये है, मतलब बनाने की विधि दो नहीं है, वो एक्चुअली में एक ही है, लेकिन वो कैसे उसको समझने के लिए दो स्तर हैं। पहला स्तर ये है कि मान लो जिसमें काम पहले हो रहा है उसकी मेन वर्ब लो, उसमें पार्टिसिपल लगाओ, वो वाला काम खत्म कर दो, कॉमा लगाओ, और दूसरा काम जब को तब लिख दो। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो जहां कर करके पर जिन शब्दों में मिल जाए वहीं उस शब्द को पकड़ना है, वहीं पार्टिसिपल लगाना है, एक काम खत्म करना है, कॉमा लगाना है, अगला काम शुरू, अगला सेंटेंस जब को तब लिख देना है। ये विधि है, ये तरीका है। यानी क्या होगा, जब दो सेंटेंस हो गए तो एक में काम पहले हो रहा होगा, फिर दूसरे में बाद में हो रहा होगा, है ना। हालांकि दोनों में साथ साथ चल रहे हुए, काम खत्म नहीं हुआ हुआ किसी में भी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो अपन को देखना, पहले काम की मेन वर्ब में आईएनजी लगानी, पार्टिसिपल, और उसको खत्म करके कॉमा लगा के दूसरा जगह करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, मैं घर पहुँचा, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैं घर पहुँचा, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो अब इन दोनों को सेंटेंस को अगर हम जोड़ेंगे, विधि क्या है, सेंटेंस को पढ़ो, मैं घर पहुँचा, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस मैंने कपड़े उतारे। ठीक, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, घर पहुँचकर, घर पहुँचकर मैंने कपड़े उतारे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों इस एक सेंटेंस में जो ये बन के आया, इसमें दोनों सेंटेंस का अर्थ आ गया। देखो, ये भी सिंपल है ऊपर का, ये भी सिंपल है, दोनों सिंपल हैं, लेकिन दोनों को जोड़ा तो एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें पार्टिसिपल है कहीं, जैसे घर पहुंचकर, पहुंचने में कर आया, पहला काम है घर पहुंचना, फिर कपड़े उतारना, है ना। समझ। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो घर पूरे ही पहुंच गया होगा, फिर कपड़े उतारे होंगे, तो नहीं, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए है कि ये काम घर पहुंचने का जो उद्देश्य है वो कपड़े उतारना है, तो उद्देश्य छिपा, इस कारण से दोनों काम साथ साथ हैं, वर्तमान की स्थिति रख रहे। ठीक, तो घर पहुंचकर, तो मैंने दो तरीके बताए समझने के। पहला तरीका मैंने बताया कि सेंटेंस को देखो, जहां कर करके पर हुआ हुए आ जाए बस वही पार्टिसिपल लगना। तो पहुंचने में आया कर, तो पहुंच कर यानी रीचिंग,
रीचिंग होम, घर पहुंचकर। एक काम खत्म हो गया, कॉमा लगा दो, दूसरा जब को तो मैंने कपड़े उतारे, इतना कंप्लीट हो गया। पहले मैंने कपड़े उतारे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। समझ रहे, ये हो गया। एक समझने का तरीका मैंने ये बताया था कि ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि देखो पहला सेंटेंस कौन है, ये घर पहुंचना, तो पहले काम ये हो रहा है तो इसकी मेन वर्ब क्या है, रीच, इसी में आईएनजी जोड़ो, रीचिंग पहुंचकर, होम घर, कॉमा, दूसरा जब को तो। समझ गए, ये तरीका है। अब आगे देखें, आगे आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, मैंने भोजन लिया। तो दोनों सेंटेंस को मिलाओ, भूखा होने पर मैंने भोजन लिया। होने पर पहला है होना, और होना होता है बी माने, यानी AJMR बाज वर्ब को हम बी बोलते हैं, बी वर्ब, तो इसी में लगाओ एनजी, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, आई टुक माई फूड। समझ गए। अब आप कहेंगे सर ये सिंपल कैसे हुआ, देखो बेटा, रीचिंग भी वर्ब है, टुक भी वर्ब है, यहाँ बीइंग भी वर्ब है और टुक भी वर्ब है, दो वर्ब है, लेकिन दो नहीं, जब सिंथेसिस हो रहा है तो एक वर्ब बच रही। ये जो बीइंग है, यहाँ जो रीचिंग है वो तो पार्टिसिपल है, यहाँ टुक वर्ब है, यहाँ भी टुक वर्ब है। समझ गए। और एक कर्ता बचा, यहाँ आई अकेला बच रहा। तो ये जब एक कर्ता एक मेन वर्ब बचे तो समझो वो सिंपल सेंटेंस है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक। अब आगे देखो, तो जब भी बी वर्ब आ जाए, AJMR बाज वर्ब, विल बी, शैल बी, तो बी वर्ब होती है तो उसी में आईएनजी बीइंग कर देते उसको, ठीक। आगे देखो, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वो सिगरेट पी रहा था। तो अब इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा, ठीक। अब कई लोग गलती ये कर देते हैं कि ये नहीं समझ पाती करना कैसे है। असल बात में क्या है कि यहाँ मैन की विशेषता है कि वो सिगरेट पी रहा, तो ये विशेषता इसके बाद रखी जाएगी, क्योंकि जब विशेषता एक शब्द की होती है तो उस नाउन के पहले रखी जाती, और जब एक शब्द से ज़्यादा की हो तो उसके बाद रखी जाती। तो सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ मैन, बस ट्रांसलेट वाली विधि, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट हुए, स्मोकिंग अ सिगरेट। अब आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें आपने शुरुआत में पार्टिसिपल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शुरुआत में पार्टिसिपल लगाएंगे गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे, जैसे कर लीजिए स्मोकिंग सिगरेट, मान लो ऐसा करते हैं, स्मोकिंग सिगरेट पीते हुए आई सॉ अ मैन, यानी मैं सिगरेट पी रहा था फिर मैंने व्यक्ति को देखा, ये अर्थ हो जाएगा अगर शुरुआत में पार्टिसिपल लगा देते, ठीक। समझ गए। या ऐसे कर देते, सीइंग अ मैन, मैन को देखकर, कॉमा, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, तो अर्थ पलट गया, तो अर्थ चेंज हो गया। यहाँ अर्थ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। तो ये ध्यान देना है अपन को। आगे देखो, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चलकर थक गई थी, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए वो लेट गई, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, तो थका होने पर वो रेस्ट के लिए लेट गई, ठीक। तो समझ गए। तो पहले काम क्या हो रहा, उसका थकना, फिर लेटना, तो पहले काम हो रहा बी वर्ब इसमें आ गई, तो बीइंग टायर्ड क्या करेंगे, बीइंग, होने पर, होने में आया पर, ध्यान दीजिएगा, तो जहाँ भी कर करके पर आ जाए वहीं पार्टिसिपल लगेगा, होने पर, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। समझ गए, फुल स्टॉप। आगे देखें, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो पड़े उसकी गाली दे रहा था। तो रमेश की विशेषता है कि वो गाली दे रहा, तो ये विशेषता रमेश के बाद रखी जाएगी, ध्यान रखना। तो सीधा ट्रांसलेट कर दो मिला के, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, अब्यूजिंग हिज नेबर, फुल स्टॉप। समझ गए। आगे देखें, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ गए, अब समझो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगेगी, और हिंदी में जब सेंटेंस को जोड़ोगे और जो पहचान आएगी वो हुआ या हुई शब्द आएगी। समझ गए, हुआ या हुई शब्द। और पास्ट पार्टिसिपल, सबसे महत्वपूर्ण पास्ट पार्टिसिपल का काम ये है कि पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या काम करता है, जिसकी विशेषता बताता है उसके ठीक पहले रखा जाता है। जैसे आ गुड मैन, मैंने बोला आ गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति, तो मैन की विशेषता वो अच्छा है, तो गुड है जो मैन के पहले रखा गया। समझ गए। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले रखा है, जैसे घायल व्यक्ति, तो अ बाउंडेड मैन, खोई किताब, अ लॉस्ट, तो विशेषता खोई है तो समझ लो क्या हो जाएगा, लॉस्ट। समझ गए। लॉस्ट पेन, खोया पेन, है ना। समझ गए। तो जो विशेषता बता रहा है उसके ठीक, जिसकी विशेषता बताइए वो ठीक पहले रखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखी जाएगी। नॉर्मल जो एडजेक्टिव होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, नॉर्मल होता है, जैसे गुड नॉर्मल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है, ठीक। लेकिन जब पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव होता है थर्ड फॉर्म में होता है, जिसकी
बताओ तो इसके पहले, तो वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया इतना? अब एग्जाम्पल से और समझ लो आगे। जैसे आई फाउंड अ पेन, मुझे एक पेन मिला, इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। तो कायदे से इस पेन की विशेषता ये कि पेन खो गया था, तो ये लॉस्ट, ये इसकी विशेषता याद रखते हैं तो उठा के क्या हो जाएगा, आई फाउंड, मुझे खोया हुआ पेन, हुआ हुआ शब्द आया ना, खोया हुआ पेन, पेन की विशेषता खोया हुआ, आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, फुल स्टॉप। ठीक, आगे देखें, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वाज बाउंड, घायल था, तो मैंने घायल व्यक्ति को देखा, या यहाँ रख जाएगा, आई सॉ, मैंने देखा, अ बाउंडेड मैन, यहाँ मैन की विशेषता क्या है, बाउंडेड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और जिसके पहले लग रहा है उसी की विशेषता बता रहा है, यानी जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले लगता है। ठीक है, अब आगे देखें, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेश ने अपनी किताब खो दी, ही सर्च फॉर इट, उसने इसकी खोज की। तो सीधी सी बात है, ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई किताब की खोज की, तो ब्रिजेश क्या हो जाएगा, ब्रिजेश सर्च्ड, मिलाओ जरा इसको, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। समझ गए? लॉस्ट बुक, बुक के पहले लॉस्ट, समझ गए? तो ये समझ गए? या इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, हैविंग लॉस्ट हिज बुक, कॉमा ब्रिजेश सर्च फॉर इट, ऐसे ही बन सकता था। ठीक, अब आ जाओ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्लियर, अब परफेक्ट पार्टिसिपल आइए। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, गॉन के पहले हैविंग लगा दो, यानी हैविंग गॉन, ये थर्ड फॉर्म। अब इसकी भी जब सेंटेंस को अपन पढ़ेंगे, उनका अर्थ मिलाएंगे और मिक्स करेंगे उनको, तो मिक्स करने पर जो सेंटेंस आएगा उसकी कुछ हिंदी में पहचान होगी। जैसे इसकी क्या होगी, कर होगा, करके, पर, हुआ, हुए, बाद पश्चात। बाद पश्चात क्यों, मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया, क्यों कोई काम पूरी तरह जब खत्म हो जाता है तो उसका अर्थ होता है परफेक्ट। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम साथ साथ चल रहा था, वर्तमान, इसलिए उसका नाम दिया प्रेजेंट, और ये परफेक्ट यानी पूर्ण, एक काम पूरा खत्म हो गया फिर दूसरा शुरू हुआ, तो इसलिए इसका नाम है परफेक्ट। तो इसलिए मैंने बाद पश्चात शब्द और यहाँ ऐड की। ठीक, तो सीन यहाँ क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, एक में काम पहले खत्म होगा फिर दूसरे में बाद में शुरू होगा। तो जो काम पहले खत्म हुआ है, मान लो इसमें काम पहले खत्म हुआ, तो इसकी मेन वर्ब को पार्टिसिपल से जोड़ दो, परफेक्ट पार्टिसिपल से। एक वाक्य खत्म कर दो जो जिसमें काम पहले खत्म हो गया, कॉमा लगा दो, दूसरा वाक्य ज्यों खत्म लिख दो। जैसे एग्जाम्पल समझो, सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, कैसे पहचान करेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, जब एक पूरा खत्म हो जाए काम फिर दूसरा शुरू हो तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, और जब एक दोनों काम साथ साथ चल रहे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, सर्वेंट ने रूम साफ किया, ही वेंट अवे, वो बाहर चला गया। तो रूम ऐसा तो है नहीं साथ साथ साफ भी करता जा रहा हो, बाहर भी चला गया वो साथ में, तो एक काम पूरा खत्म हुआ ना इसमें, रूम साफ किया फिर बाहर गया। तो ये जो साफ किया रूम, माने जो काम पहले हुआ, तो झाड़ने का काम पहले हुआ, तो इसी में पार्टिसिपल लगाओ। तो हैविंग स्वेप्ट क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा द सर्वेंट, या ही कुछ भी कर दें, द सर्वेंट वेंट अवे। अब समझ, यानी जो काम पहले हो रहा उसी की मेन वर्ब में पार्टिसिपल लगाया। दूसरा तरीका ये कि रूम साफ करके या रूम साफ करने के पश्चात, तो साफ करने के बाद आया पश्चात शब्द, तो बस यह साफ करके, साफ करने में आया करके, तो समझ जाओ वहीं पार्टिसिपल लगेगा। ठीक, जैसे स्वीप में लगा दिया पार्टिसिपल। अगला है ही फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट होम, वो घर चला गया। तो काम समाप्त किया तभी घर गया, तो काम समाप्त करके या करने के पश्चात या करने पर, है ना। तो हैविंग फिनिश्ड क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, ठीक, ही वेंट होम। आगे देखिए, ही हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना रिटन काम किया, वो मार्केट चली गई। तो रिटन काम करके वो मार्केट चली गई, तो ये काम पूरा हुआ, तो इसी में लगाओ हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड रिटन काम करके हर रिटन वर्क, हर रिटन वर्क, अपना रिटन काम करके, कॉमा सी वेंट टू मार्केट। अगला है ही वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसको टीचर द्वारा दंडित किया गया, ही फेल्ट सॉरी, उसको दुख हुआ। तो टीचर द्वारा दंडित होने पर, अब होने में आया पर, और होना का मतलब होता है बी वर्ब,
और चूंकि पैसिव वॉइस भी है तो बी वर्ब इसमें लगी है। तो जब बी वर्ब हो तो हैविंग बीन की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो उसके पहले हैविंग लगाना है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर कॉमा दूसरा वाक्य जब होता है ही फेल्ट सॉरी, फेल्ट। ठीक, आगे देखें। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया। अब जो सिंथेसिस बनाने की आपकी दूसरी विधि है वो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। अब इसमें क्या होगा, इसको गौर से समझे, मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना, जैसे गो के पहले टू लगा देना, टू गो, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब इन्फिनिटिव का अपना एक अर्थ होता है, ना नी ने, जैसे पार्टिसिपल का अर्थ होता था कर करके पर, वैसे इसका होता है ना नी ने। अब इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कहाँ हम सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, समझो। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ होगा, समझिए। दो वाक्य होंगे, मान लो आपके पास, दो मान के चलते क्योंकि कम से कम दो चाहिए जोड़ने को। तो दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, हो सकता पहले वाले में, हो सकता दूसरे वाले में, कह नहीं सकते किस में। ठीक, किसी एक वाक्य में कर्ता के कार्य करने का उद्देश्य छिपा होगा। मान लो पहले में कर्ता है और दूसरे में उसका उद्देश्य छिपा, उस उद्देश्य के साथ इन्फिनिटिव लगाना है, समझ गए। ये चीज होनी है, ये इसकी मूल पहचान है। यानी कर्ता के कार्य करने का उद्देश्य छिपा होगा तो अपन को क्या करना है, अपन को करना क्या है, वो उस उद्देश्य के पहले अपन को इन्फिनिटिव लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे सेंटेंस दिए, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू ली। ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो चाकू लेने का उद्देश्य क्या है, मुर्गी को मारना। तो अब जोड़ेंगे, सबको जोड़ो जरा। उसने मुर्गी को मारने, और जहां भी ना नी ने आ जाए समझ लो वहीं इन्फिनिटिव लगना है। उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू ली, तो ही टुक, मिलाओ, ट्रांसलेट करो, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू ली, काय के लिए, टू किल, मारने के लिए। देखो इन्फिनिटिव लग गया, उद्देश्य में इन्फिनिटिव लगा, मारना है उद्देश्य, और यहीं पे नानी ने आया इसलिए इन्फिनिटिव लग गया, टू किल द हैंड। समझ गए बात, आगे देखो। ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, चल नहीं सकता। तो चलने में कमजोर है ना, तो उद्देश्य क्या है, चलना। अब यहां ध्यान देना कि एक सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट हो, दूसरे में वेरी हो, तो वेरी को सेंटेंस को फिर कैसे बनाते हैं, ही इज टू वीक, क्योंकि बहुत वीक है, यहां जरूरत से ज्यादा वाली बात हो जाती। ठीक, यानी वेरी को टू में बदल दिया और कैन नॉट, कुड नॉट हटा के इन्फिनिटिव जोड़ दिया बाद में वर्ब से, टू वॉक। यानी ही इज टू वीक टू वॉक, चलने में वीक है। ठीक, यानी चल नहीं सकता। अगला है जैसे आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं नहीं दे सका। तो देने को नहीं था, उद्देश्य क्या है, देना, तो देने को नहीं था। तो आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, काहे के लिए, टू गिव अवे, देने के लिए। समझ, ना नी ने यहां लगा, इन्फिनिटिव हो गया। आगे देखें, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो उद्देश्य क्या है, फैमिली को सपोर्ट करना। तो व्यक्ति दिन रात काम करता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। समझ गए, क्या हो जाएगा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। ठीक, आगे देखिए जरा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। क्लियर हो गया। तो अपन को मेन चीज देखना, उद्देश्य छिपा होगा। क्या छिपा होगा, उद्देश्य। तो जहां उद्देश्य छिपा तो समझ जाओ वहां क्या है, इन्फिनिटिव लगेगा। आगे देखो, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे जरूर उन्हें परफॉर्म करना है, पूरा करना है। तो उद्देश्य क्या है, परफॉर्म करना है ना। कर्तव्य होने का उद्देश्य क्या है, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, टू परफॉर्म या टू परफॉर्म देम, दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। अब आगे है अगला, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, बुक बहुत कठिन थी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकी, तो उसके लिए समझने में कठिन थी। तो मैंने बताया था जहां कैन नॉट, कुड नॉट हो एक तरफ और दूसरी तरफ वेरी हो, तो वेरी को TOO में, द बुक वाज। अब इधर समझे, ऊपर एक एग्जाम्पल था जिसमें कर्ता एक ही था, यहां बुक करता है, इधर सी करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कठिन था। फॉर हर, यहां कर्ता के साथ फॉर क्यों,
सेट कर रहा है, ऐसा अर्थ बता रहा है कि ये करो। जैसे बुक बहुत कठिन थी, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, है ना, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए। या ना भी लगाना चाहो तो सीधा कर दो टू अंडरस्टैंड, द बुक वाज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन थी। अब किसी ना किसी के तो रही होगी, अब यहाँ सी हो सकता, ही हो सकता, दे हो सकता, आई हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। फॉर हर टू अंडरस्टैंड, यहाँ इंफिनिटिव लग गया, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे देखिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया, तैयार नहीं हो पाया। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, समय नहीं था। तो उसके पास उद्देश्य क्या है, तैयार करने का समय नहीं था, है ना। तो पीछे से उठाएंगे इसको, उद्देश्य इस वाले में छिपा है, क्योंकि ही हैड क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, काय के लिए टाइम नहीं था, परफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट खत्म कर दें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सेशन के प्रारंभ से ही हरी अपनी पढ़ाई में बहुत सीरियस रहा। ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड एग्जाम टॉप करना चाहता था। तो हरी के पढ़ाई में पहले से ही सीरियस रहने का उद्देश्य क्या है, टॉप करना। तो टू टॉप होगा, तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, यहीं से उठा लें, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, है ना, टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। बस हो गया आंसर कंप्लीट, ऐसे बन जाएगा ये। यानी पूरे सेंटेंस में टू टॉप से लेके फिर बाद में जोड़ देना है। अब देखो तीसरी विधि है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। किसका प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, ये तीसरी विधि है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग करके, यानी ऐसा कर्ता जिसका पूरे वाक्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो स्वतंत्र कर्ता कहलाएगा। ठीक, तो कैसे प्रयोग होना है इसका समझो। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमें सिंथेसिस करना है। बहुत सरल है, बहुत ही सरल। वो क्या है कि इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, दो तो रहती हैं अमूमन कम से कम, तो दो मान के चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस करना है। तो पहली पहचान ये होगी कर्ता वन कर्ता टू, यानी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, यानी दोनों में कर्ता अलग अलग होंगे, एक पहचान। दूसरी पहचान ये होगी कि एक में छुपा होगा कारण और दूसरे में होगा परिणाम, यानी कर्ता के काम करने का कारण और दूसरे में परिणाम। तो जाहिर सी बात है कारण पहले होता है, परिणाम बाद में होता है। तो जो कारण है वो काम पहले है और परिणाम वाला बाद में है। तो होना एक्चुअली में इधर क्या है, देखो दो पहचान मैंने बताई, पहला पहचान कर्ता अलग अलग, दूसरा पहचान एक में कारण एक में परिणाम। तो अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जिसमें कारण है, यानी जो काम पहले हो रहा, यानी कर्ता वन वाला पहले है। तो कर्ता वन को पहले रख दिया, कॉमा लगा दिया, लगाना हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ठीक, कर्ता वन लिख दिया, और कर्ता वन लिख दिया और कारण वाले वाक्य का कर्ता वन है। कारण वाले वाक्य में की जो मेन वर्ब है उसको पार्टिसिपल से जोड़ दिया। अब पार्टिसिपल तो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। कौन सा लगेगा, तो परफेक्ट, पास्ट तो लगेगा ही नहीं, प्रेजेंट लगेगा या परफेक्ट लगेगा। तो ये आपको तय करना है, अगर काम साथ साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और काम एक खत्म हो गया फिर दूसरा शुरू हुआ तो परफेक्ट पार्टिसिपल, तो वो पार्टिसिपल लगेगा। यानी कर्ता होल्ड करना, फिर पार्टिसिपल लगा देना, कॉमा लगा देना है, और परिणाम वाला वाक्य पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आ जाएगा, जैसे द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। तो सूर्य का अस्त होना कारण है और तारों का निकलना परिणाम है। ठीक, तो कारण परिणाम। ठीक, इसमें सन करता है, इसमें स्टार करता है, करता अलग अलग। तो कारण वाला सेंटेंस पहले है, सूर्य का अस्त होना पहले है, फिर परिणाम है निकलना। तो सूर्य पूरे ही अस्त हो गया, फिर निकलेंगे तारे, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या करना है, कारण वाला वाक्य यानी जिसमें पहला करता है द सन, कारण वाले वाक्य, सॉरी ये सन वो वाला लिख गया, क्या होगा, द सन, द सन। ठीक, हैविंग सेट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग सेट कॉमा, यानी कारण वाला कर्ता रखा, उसको पार्टिसिपल से जो कॉमा लगा दिया, और परिणाम वाला सेंटेंस पूरा उतार दिया ज्यों को त्यों, यानी 10 स्टार्स केम अप इन द स्काई, फुल स्टॉप मार दिया, हो गया आंसर। ठीक, आगे देखें, द पुलिस अराइव्ड, चोर पुलिस आई
द डेकॉइट्स रन अवे, चोर भाग गए। पुलिस का आना कारण, चोरों का भागना परिणाम। ठीक, तो पुलिस रखो पहले आगे, पुलिस पूरी आ गई फिर चोर भागे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी क्या करना है, कारण वाले की जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल से जोड़ना है ना, हैविंग अराइव्ड, कॉमा, ये डेकॉइड वाला वाक्य पूरा जो कहते हो। ठीक, आगे देखें, फुल स्टॉप अंत में। द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी। वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसको बहुत एंजॉय किया। देखो पिक्चर इंटरेस्टिंग होना कारण है, हमारा एंजॉय करना परिणाम है। इसमें पिक्चर करता है, इसमें बी करता है, अलग अलग करता है। तो क्या करेंगे, द पिक्चर को होल्ड करेंगे, यही जो होल्ड कर रहे हैं जिस कर्ता को पहले लिख रहे हैं, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फिर अब चूंकि इसमें बी वर्ब है तो पार्टिसिपल है, अभी भी पिक्चर इंटरेस्टिंग हो, हम एंजॉय भी कर रहे हो, इंटरेस्टिंग ही है, यानी काम साथ साथ चल रहा, तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा, पूरा जो को तो समझ गए। यानी क्या होना है, चूंकि साथ साथ चल रहा है तो अपन क्या करेंगे उस स्थिति में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहां बीइंग इंटरेस्टिंग, बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा लगाएंगे, पूरे जगह तो लिख देंगे। ठीक है, समझिए कि नहीं समझे। तो क्या होना है इसमें, ये आप पूरी तरह आपको दिमाग में चढ़ गया होगा, बहुत आसान है। जो कारण है उसको उठा के अपन को पहले करना है, माने कारण वाले वाक्य का कर्ता होल्ड करना है और उसको पार्टिसिपल से जोड़ देना है। ठीक है, ठीक। अब अगला देखो, द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट था। द बॉय डिड नॉट वर्क, बॉयज ने काम नहीं किया। तो टीचर का एब्सेंट होना कारण, बॉय का काम न करना परिणाम, दोनों में करता अलग अलग। तो द टीचर, अब चूंकि बी वर्ब आ गई तो बीइंग लगाना पड़ेगा। द टीचर बीइंग इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, बीइंग एब्सेंट, कॉमा, और द बॉय डिड नॉट वर्क। ठीक, आगे देखें, द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड, सेना भाग गई। तो कैप्टन के मारे जाने के बाद सेना भाग गई, दोनों में, एक में कारण एक में परिणाम। कैप्टन का मरना कारण है और परिणाम है सेना का भागना। तो कारण वाले वाक्य का सब्जेक्ट रखो द कैप्टन। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस में दिया और परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्यों, पूरे ही मर गया फिर भागे, है ना। तो अब चूंकि बी वर्ब आ गई, एजेएमआर बाजबर बी वर्ब होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो हैविंग बीन, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल रहेगा, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग बीन किल्ड, कॉमा लगाओ, द आर्मी लिख दो अगला सेंटेंस। ठीक, अगला देखो, द वेदर वाज स्टॉर्मी, वेदर स्टॉर्मी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया, कारण परिणाम। तो द वेदर है ना, बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा, पूरा जो कहता हूं। अगला, द माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जो पॉकेट है वो पिक कर ली गई, पॉकेट काट ली गई। आई हैड नो मनी फॉर बस, मेरे पास पैसा नहीं है बस के देने के लिए, तो क्या, बस फेयर के लिए, बस का किराया देने के लिए। तो मेरा पॉकेट कटना कारण है और पैसा ना होना परिणाम। तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट। अब बी यहाँ परफेक्ट पूरी कट गई, फिर बाद में पैसा नहीं है, परफेक्ट पार्ट। तो हैविंग बीन क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पिक्ड, कॉमा, और ये वाला वाक्य पूरा जो कहता हूं फॉर बस। अगला, द वर्क वाज डन, काम पूरा हो गया। ऑल वर सेटिस्फाइड, सब संतुष्ट थी। तो द वर्क, अब काम पूरा ही खत्म हो गया, परफेक्ट पार्ट से। द वर्क, अब बी वर्ब है तो हैविंग बीन डन, ये पूरा जो कहता हूं। आगे देखें, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी। आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, मैं पैसा नहीं निकाल सका कोई भी। तो कारण परिणाम, तो द बैंक, अब ये पैसिव वॉइस नहीं है, द बैंक बीइंग, यहाँ परफेक्ट पार्ट ना, बंद होने की बात हो रही, ना कि कोई काम हो रहा है इधर, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट पार्ट, द बैंक बीइंग क्लोज्ड, बंद होने पर बैंक, कॉमा, आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। अगला है, इट वाज कोल्ड था। नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया, कारण परिणाम। तो इट बीइंग कोल्ड, कॉमा, नो वन वेंट आउट, समझ गए। अब है अगली विधि, अब आगे देखते हैं। अब है नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन, यानी इस विधि से नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन लगाकर, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें क्या है, इस मेथड में कोई रूल नहीं है। मैं ये कहूँ कि इस मेथड को रूल से नहीं बांधा जा सकता, बल्कि क्या है कि जो यूनिवर्सल लॉ है सिंथेसिस बनाने का,
सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने का जो यूनिवर्सल लॉ है। और लॉ क्या है इसका, कहने का मतलब यूनिवर्सल लॉ कहने का मतलब है जो पूरे सिंथेसिस में काम करता है। वो नियम क्या है, सेंटेंस को पढ़ो, मिलाओ, ट्रांसलेट कर दो, तो वही चीज़ यहाँ काम करेगी। अब जब अपन मिला के ट्रांसलेट करने लगे तो ये ध्यान देना है अपन को कि नाउन या जीरन के पहले प्रपोजिशन लगी है या नहीं। अगर लगी है तो सही, अन्यथा गलत है। ठीक, तो चलिए अब लेकिन ये कैसे तय करेंगे कहाँ कौन सी प्रपोजिशन का यूज करके सेंटेंस का सिंथेसिस होगा। तो उसके लिए अपना अर्थ बता देगा, या अपन जब सेंटेंस को आगे बनाएंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में होना क्या है और कौन सा रूल लगेगा, कौन सी विधि लगेगी, कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, ये सब ऑटोमेटिकली पता चलेगा। बस अपन को सेंटेंस को पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ अ हाई फीवर, उसको तेज बुखार है। तो मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है, यही होगा ना। तो क्या होगा, माई ब्रदर इज इल, बीमार है मेरा भाई, काय से, विद हाई फीवर, तेज बुखार से, विद हाई फीवर। अब इधर गौर से समझना जरा, हाई फीवर हो गया नाउन और इसके साथ विद हो गया इसके पहले प्रपोजिशन। ठीक, तो विधि सही है। आगे देखें, सीता बॉट अ पेन, सीता ने पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, इसके लिए उन्होंने 5 रुपये दिए। तो सीता ने 5 रुपये का पेन खरीदा, तो क्या हो जाएगा, सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, फॉर 5 रुपीज़। अब इधर गौर से समझने वाली बात ये 5 रुपीज़ है नाउन और फॉर हो गया प्रपोजिशन। तो जब भी पैसों की खरीद की हो, तौल की बात हो तो फॉर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही ऑल्सो हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, मदद भी की। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे अर्थ वही रहे और सेंटेंस सिंपल में बन जाए तो कैसे बनेगा, उसने सलाह देने के अलावा मदद भी की। तो बिसाइड्स क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, देने, नानी ने आ गया इसलिए जीरन लग गया। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे एडवाइस देने के अतिरिक्त, कॉमा, ही ऑल्सो हेल्प मी। अब इधर आप देखेंगे गिविंग पहले बिसाइड प्रपोजिशन है, यानी जीरन के पहले प्रपोजिशन का यूज करके हमने बना लिया। आगे देखें, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपने सर्वोत्तम प्रयास किए। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। तो अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी बीए पास नहीं कर सका, है ना। तो के बावजूद भी अपने आप लग जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी। अब इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, तो कायदे से कहा जाए माई बेस्ट एफर्ट, ये नाउन हो गया, ऑफ हो गया प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, कॉमा, आई कुड नॉट पास बीए। आगे देखें, द मून रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, चंद्रमा उगा, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। तो है ना, तो चंद्रमा के उगने के पहले यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। तो क्या हो जाएगा, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड बिफोर द मून रोज, द मून रोज। या तो ये कर लो, या ऐसे भी कर सकते, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, ऐसे भी कर सकते, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ये चीज हो जाएगी, है ना, समझ गए। ऐसे भी बन जाएगा सेंटेंस। आगे देखें, तो यहां देख रहे हैं बिफोर जो है वो प्रपोजिशन है, द मून हो गया आपका नाउन। आगे देखें, सीता फेल्ड, सीता फेल हो गई, सीता हैड फेल्ड। सी हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, वो मूर्छित हो गई। तो फेल होने का समाचार सुनकर वो मूर्छित हो गई। तो हियरिंग, सुनकर, क्या सुनकर, द न्यूज, न्यूज, काय की न्यूज, ऑफ हर फेलियर, अपने फेलियर की न्यूज सुनकर, सी फेंटेड। अब सी की जगह यहाँ सीता भी लिख सकते हैं हम। अब लेकिन ये सही तो है सेंटेंस, लेकिन एक अर्थ में गलत है। नाउन या जीरन के पहले प्रपोजिशन लग जाना चाहिए। ठीक, तो वैसे कहा जाए हर फेलर, तो ये तो नाउन हो गया, प्रपोजिशन तो लगा है, लेकिन यहाँ ऑन हियरिंग करने, सुनने पर, ये चीज तब सही है। ठीक, आगे देखें, यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, जब भी वुड हैव आ जाए एक सेंटेंस में तो समझो विदाउट का यूज होना है, कि तुमने मेरी मदद की, मैं फेल हो गया होता, तो मैं तुम्हारी बिना मदद के फेल हो गया होता। तो कैसे हो जाएगा, आई
वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। तो योर हेल्प नाउन और विदाउट हो गया प्रपोजिशन। आगे देखें, ही वॉज अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया गया। ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी दी गई। तो उसको ट्रॉफी द्वारा अवार्ड दिया गया है ना, ये चीज़ में मतलब ट्रॉफी दी गई अवार्ड में। तो ही वॉज अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया गया बाई बीइंग गिवन। बीइंग क्यों, होने पर, बीइंग गिवन दिए जाने पर, बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। अब बीइंग इसलिए लगाया कि डिडंट के पहले वाई जो है वो प्रपोजिशन हो जाएगी। ठीक, आगे देखें, ही कुड नॉट कम, वो ना आ सका। ही वॉज इल, बीमार था, तो बीमारी के कारण नहीं आ सका, है ना। तो ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस। ड्यू टू हो गया प्रपोजिशन और इलनेस हो गया नाउन, बीमारी। ठीक है। ही रिटर्न सेफली, वो सेफ लौटा। ऑल वर ग्लैड, सब खुश थे। तो उसके सेफ लौटने पर सब खुश थे। तो ऑल वर ग्लैड, सब खुश थे। बस वही चीज करना है, पढ़ना और ट्रांसलेट करना। और ऑल वर ग्लैड एट हिज सेफ रिटर्न, उसके सेफ लौटने तक सब खुश थे। सेफ रिटर्न नाउन हो गया, ठीक है, और एट हो गया आपका प्रपोजिशन। तो हिज सेफ रिटर्न हो गया नाउन और प्रपोजिशन हो गया एट। आगे देखें, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट टिकट, मैंने टिकट खरीदी। तो स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट खरीदी। तो स्टेशन पहुंचने पर, तो ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने पर। वैसे अपन रीचिंग भी लिख सकते, लेकिन अगर रीचिंग अकेला लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि वो ये प्रपोजिशन पार्टिसिपल का प्रयोग करके बन जाएगा। लेकिन ऑन लगा देंगे तो जीरंड के पहले प्रपोजिशन हो जाएगा। ऑन रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट। ठीक, आगे देखो, आई वॉट अ वॉच, मैंने घड़ी खरीदी। आई पेड ₹500 फॉर दिस, इसके लिए मैंने 500 पे करे। तो फिर पैसों की बात होगी, फॉर लगा दीजिए। आई वॉट क्या हो जाएगा, आई वॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी। फॉर 500 बस हो गया। अगला है, ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, उसने मेरे साथ र्यूडली बिहेव किया। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं बिल्कुल अप्रसन्न था। तो मैं उसके र्यूड बिहेवियर पर अप्रसन्न था। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर, उसके र्यूड बिहेवियर पर। हमने पहले वाले वाक्य को नाउन में बदल दिया। र्यूड बिहेवियर हो गया नाउन, है ना, और एट लग गया प्रपोजिशन। अब देखें जरा, अब अगली जो विधि है वो नाउन या फ्रेज एंड एपोजिशन का प्रयोग करके बनाना। अब नाउन क्या होता है, नाउन होता है, और फ्रेज क्या होता है, यहाँ फ्रेज जो है वास्तव में नाउन की फ्रेज है, और एपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल। क्या होता है, अगल बगल। अब इधर अगल बगल, यहाँ सीन क्या होगा एक्चुअली में, समझे। इधर सीन ये होगा कि आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे। अब दोनों सेंटेंस में एक ही नाउन की विशेषता बताई गई होगी। तो अपन को कुछ नहीं करना है, वो जो विशेषता है, अब चूंकि दोनों सेंटेंस में विशेषता होगी तो अपन को क्या करना है, वो विशेषता उठा के नाउन के 2 में से कोई एक विशेषता उठा के नाउन के तुरंत साथ में रख देनी है, नाउन के तुरंत बाद 2 कॉमा के बीच में। बस इसी को केस इन एपोजिशन बोलते हैं। यानी एपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल रखना। 2 सेंटेंस है, इसमें भी नाउन की विशेषता है, इसमें भी नाउन की विशेषता है, माने एक ही नाउन की विशेषता है। ठीक, तो कोई एक विशेषता उठा के नाउन के साथ रख देनी है, जो दूसरी विशेषता बचेगी वो हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया के साथ। यानी कहने का मतलब, एक विशेषता जब नाउन के साथ रख देंगे तो वो विशेषता समेत पूरा नाउन हो जाएगा। फिर अगली विशेषता जो बची है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ लेकर आगे बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, आ जाएगा। जैसे सुरेश इज अ टीचर, सुरेश टीचर है। ही इज़ वेरी जेंटल, वो जेंटल है बहुत। तो सुरेश की 2 विशेषता है, टीचर होना और वेरी जेंटल। तो कोई एक विशेषता सुरेश के साथ रख दो, 2 के बीच में, सुरेश अ टीचर मान लीजिए रख दिया। तो ये सुरेश ही तो है जो टीचर है, तो इतना ये पूरा नाउन हो जाएगा। कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो अगली विशेषता बची वेरी जेंटल, इसकी हेल्पिंग वर्ब से ले लो। यानी सुरेश जो टीचर है इज वेरी जेंटल, बहुत जेंटल। समझ गए, और समझो आगे आएगा। अब केस इन एपोजिशन क्या है, तो अ टीचर जो है वो सुरेश के साथ केस इन एपोजिशन है। लेकिन कौन सा केस इन एपोजिशन हुआ, ये नाउन हुआ क्योंकि एक शब्द का है।
टीचर भरे इसमें। ठीक, आगे देखें। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का था। ही वाज द मॉनिटर, मॉनिटर था। तो रवि की दो विशेषता है, पहला बेस्ट बॉय और दूसरा मॉनिटर। तो दोनों में से कोई एक विशेषता उठा के रवि के साथ कर दो। मान लो कर दिया रवि द मॉनिटर, कर दिया सपोज दैट। अब एक विशेषता हमने कॉमा की लिख दी रवि के साथ, तो इतना पूरा नाउन हो गया। और दूसरी विशेषता जो बची वो हेल्पिंग वर्ब के साथ रख दो, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रख दो। ये ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर सकते, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दो कॉमा के बीच में, और वाज द मॉनिटर, ऐसे भी कर सकते। अगला देखें, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के ऑथर थे। ही वाज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, भारत के महान पोइट भी थे। तो दो दो विशेषताएं हैं टैगोर की, एक ऑथर ऑफ गीतांजलि है और दूसरा ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। तो क्या करेंगे, टैगोर लिखो और कोई एक विशेषता उठाओ, वो कॉमा के बीच में लिख दो। जैसे द ऑथर ऑफ गीतांजलि लिख दिया, कॉमा लगा दिया है। अब दूसरी विशेषता लिख दो, बाज से लेके यहाँ लास्ट तक, बाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। समझ गए? आगे देखो, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ दो विशेषता हैं, सॉरी यहाँ दिल्ली की विशेषता अगले में दी है, तो विशेषता को उठा के दिल्ली के साथ रख देना, ध्यान रखना। ये थोड़ा दूसरे टाइप से सेंटेंस, माई ब्रदर क्या हो जाएगा, टू दिल्ली। अब यहाँ दिल्ली की विशेषता है, तो दिल्ली को क्या करना है अपन को, दिल्ली को दो कॉमा के बीच में, दिल्ली के साथ जो दिल्ली की विशेषता है वो दो कॉमा के बीच में लिख देना, कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगा देना है। समझ गए? दिल्ली के बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला देखें, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी जो थे एक महान लीडर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। दो विशेषता है, ग्रेट लीडर है और फादर ऑफ द नेशन है। तो कोई एक विशेषता उठा के रख लो, लिखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिख दिया, कॉमा अ ग्रेट लीडर लिख दिया, कॉमा लगा दो। फिर अगली विशेषता जो बची है वो हेल्पिंग वर्ब से लेके, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब से लेकर, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन लास्ट तक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक, आगे देखें, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, जो कोलंबस था वो फेमस सेलर था, वो इटालियन भी था, ही वाज इटालियन, और ही डिस्कवर्ड अमेरिका, तो उसने अमेरिका को खोजा। यहाँ दो दो विशेषताएं हैं, तो अगर जब दो दो विशेषताएं इस तरीके से हो, दोनों को एपोजिशन में रखना हो, यानी फेमस सेलर भी है, इटालियन भी है और अमेरिका को खोजा, तो ऐसे कर सकते हैं कोलंबस अब फेमस इटालियन सेलर, इसको करेंगे कोलंबस अ फेमस, दो कॉमा बीच में लिखें, अ फेमस इटालियन, इटालियन सेलर, सेलर माने होता है नाविक, कॉमा, इतना पूरा सब्जेक्ट हो गया है ना, डिस्कवर्ड अमेरिका। लो हो गया आंसर, समझ गए? आगे देखें, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा की एक विशेषता है कि प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। दूसरा आगे सेंटेंस, इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, ये यमुना पर स्थित है। फिर आगे, द यमुना इज द वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में ये सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि तीन सेंटेंस दिए हैं, ठीक, और एक में मथुरा की विशेषता, एक में यमुना की विशेषता है। तो अब विशेषताओं को मर्ज करना पड़ेगा, मथुरा के साथ मथुरा की विशेषता, यमुना के साथ यमुना की विशेषता। लिखें जरा, क्या हो जाएगा, मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कॉमा, हो गया। मथुरा के साथ हमने क्या कर दिया, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कर दिया। क्या करेंगे, मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ये मथुरा की विशेषता हो गई। अब मथुरा स्थित है कहाँ, यमुना के पास, तो स्टैंड से स्थित है। कहाँ स्थित है, समझ रहे हो, कहाँ स्थित है? फिर से देखें जरा, इसको समझें अच्छे से। मथुरा, 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 समझ गए? देखें जरा, मथुरा
क्या हो जाएगा, मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज स्टैंड्स, ये स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑन द यमुना, यमुना लिख दिया, यमुना के बाद कॉमा लगाया, यानी क्या हो जाएगा, समझिए गौर से इसको अच्छे से, स्टैंड्स ऑन दी यमुना हो जाएगा, ठीक। और फिर लगा दें इसमें, अब यमुना की विशेषता अलग है ना, तो यमुना के साथ विशेषता कॉमा लगाकर लिखनी है आपको, क्या, वन ऑफ दी होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यमुना की विशेषता ये हो गई, बात खत्म हो गया। आगे बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया, बाबर वाज तुर्क, बाबर तुर्क था, और लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। अच्छा इस सेंटेंस को अच्छे समझिए बेटा, मथुरा की विशेषता फेमस पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया, तो मथुरा के बाद पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद ये इतना सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ तक आपका, यहाँ से मथुरा से लेके इतना ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, मथुरा से लेके इतना सब्जेक्ट हो गया। अब स्टैंड्स ऑन दी यमुना, और यमुना की विशेषता अपन को लिखनी है, क्या लिखनी है यमुना की विशेषता, कि यमुना जो है वो होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, तो स्टैंड्स ऑन दी यमुना, और यमुना को बता देना है, यमुना, और यमुना को बता देना है वन ऑफ दी कॉमल आगे, वन ऑफ दी होलीएस्ट रिवर ऑफ, वन ऑफ दी होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखें, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया, बाबर वाज तुर्क, बाबर तुर्क था, तो यहाँ बाबर की विशेषता है, और लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी एम्परर ऑफ इंडिया था, तो यहाँ लोधी की विशेषता है, तो बाबर के साथ बाबर की विशेषता को अपोजिशन में कर दो, लोधी के साथ लोधी की, देखो बाबर आ तुर्क हो गया, कॉमा डिफीटेड लोधी, लोधी, और लोधी की विशेषता क्या है, कॉमा में लिखो द एम्परर ऑफ इंडिया, फुल लगा दो, हो गया। अगला देखो, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि, इसका नाम निधि है, तो सीधी सी बात है, हियर इज ये है निधि, निधि ये है निधि, और निधि के बाद कॉमा लगा के लिखो माई सिस्टर इन लॉ, फुल स्टॉप लगा दो, समझ गए। अगला देखो, अब अगली विधि है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल बनाना। देखो एडवर्ब क्या काम करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा, मतलब कैसे बनाएंगे, दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस के वर्ब की विशेषता दूसरे सेंटेंस में होगी, तो जिस सेंटेंस में विशेषता है वर्ब की, वो विशेषता उठा के उसको एडवर्ब में चेंज करके या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करके तुरंत उसके साथ रख देनी। अब यहाँ साथ रखने का अर्थ मेरा यह है कि जहाँ अर्थ उचित बैठे, उसके आगे पीछे शुरुआत में जहाँ भी उचित अर्थ बैठे बस वहीं लगा देना, जहाँ वो मॉडिफाई करे। अब इसको एग्जाम्पल समझ लो, आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। ही वाज पंक्चुअल, वो पंक्चुअल था। पंक्चुअल माने नियमित, यानी नियमित रूप से कॉलेज गया। अब देखो बेटा, एक होगा एडवर्ब और एक होगा एडवर्बियल फ्रेज, दोनों में अंतर क्या है? जब एडवर्ब होता है तो उसमें एल वाई लगा होता है, और जब एडवर्बियल फ्रेज होती है तो वो एक शब्द से अधिक की होती। समझ गए? समझ गए? तो समझ, जैसे ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया पंक्चुअली, गया, बात खत्म। ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। ठीक, समझ गए? क्या हो जाएगा? ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, कि वो पंक्चुअली कॉलेज गया, नियमित गया, उसका काम था नियमित कॉलेज जाना। यानी पंक्चुअली जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब है। समझ रहे? पंक्चुअली क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब में एल वाई लगा होता है। समझ गए? ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। तो क्लियर बात क्या हुई? क्लियर बात ये हुई कि एडवर्ब का प्रयोग करके, अगर अब चूंकि ये एडवर्ब है, ध्यान, अभी एडवर्बियल फ्रेज और होगी आगे। जैसे समझो, आई फिनिश द वर्क, मैंने काम समाप्त किया। इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे इसे करने मुझे टाइम नहीं लगा, तो मैंने बिना समय देरी किए काम किया। आई फिनिश्ड, मैंने फिनिश्ड किया क्या? द वर्क, काम को फिनिश किया। इन नो टाइम, इन नो टाइम। अब इन नो टाइम भी एडवर्ब है, टाइम करने की विशेषता बता रहा, काम समाप्त करने की। तो इन नो टाइम क्या है? आपका एडवर्ब है, लेकिन किस रूप में है? एडवर्बियल फ्रेज के रूप में है। समझ गए? आगे देखो, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, कि राणा प्रताप जो थे मेवाड़ की ग्लोरी थे, कीर्ति थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मिलाओ जरा,
राणा प्रताप निस्संदेह मेवाड़ की गिलोरी थी। यहां होने की विशेषता बताई, बाज की, बी वर्ब की विशेषता, तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप वाज थे। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, फुल स्टॉप। समझ गए? आगे देखें, अनडाउटेडली हो गया आपका एडवर्ब, ठीक। तो जहां मॉडिफाई करे उधर लगना है। आगे देखो, द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ को काटा गया। द कटिंग डाउन वाज स्लो, और काटना स्लो था, तो स्लोली काटा गया। तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली, ठीक। आगे देखें, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, इसके प्रति वो केयरफुल नहीं था, माने केयरलेस था। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। तो केयरलेसली क्या हो गया आपका, एडवर्ब। आगे देखें, द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, लड़कों ने काम कंप्लीट नहीं किया था। तो सूर्य अस्त होने तक लड़कों ने काम कंप्लीट नहीं किया था, तो कैसे बनेगा, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाई सनसेट, बाई सनसेट। समझ गए, बाई सनसेट एडवर्बियल फ्रेज हो गई। आगे देखो, ही डिड इट, उसने इसको किया। ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, उसने बड़ी सफलता के साथ किया। तो सीधी सी बात है, ही डिड इट विद ग्रेट सक्सेस, या ही डिड इट सक्सेसफुली, ऐसे भी कर सकते। आगे देखो, ही मेड विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, कि वो भाग्यशाली था कि अनहर्ट बच गया, कोई बिना नुकसान की। तो क्या हो जाएगा, तो ही फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड अनहर्ट, वो अनहर्ट बच गया, अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, ये पूरा सीन ही इस सेंटेंस का बदल दिया। समझ गए? देखो, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, मैंने ये चीज़ अपने पूरे हृदय से की, तो मैंने उसको हृदय से धन्यवाद दिया, है ना, मैंने उसको हृदय से धन्यवाद दिया। तो आई थैंक्ड हिम, कैसे, हार्टली थैंक किया उसको, ठीक। आगे देखें, अब है एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल बनाना। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है ठीक उसी के पहले रखा जाता है। जैसे अ गुड बॉय, तो गुड जो है वो बॉय की विशेषता बता रहा है, तो बॉय के पहले रखा गया, ठीक। तो बस इसमें यही होगा कि दो सेंटेंस होंगे जब सिंथेसिस करोगे आप, तो एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में होगी। तो कुछ नहीं करना है, वो विशेषता उठा के उस नाउन या प्रोनाउन के पहले रख देनी है और बना देना है। जैसे समझो एग्जाम्पल, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक बॉय मेरे ऑफिस आया। द बॉय वाज ब्लैक, बॉय काला था, करियर लड़का था। तो कहने का अर्थ ये, यहाँ बॉय की विशेषता क्या है, ब्लैक है, तो ये ब्लैक उठा के बॉय के पहले रख दो इस सेंटेंस में, क्योंकि इस सेंटेंस से ब्लैक उठा लेंगे तो यहाँ कुछ बचेगी नहीं फिर। तो क्या हो जाएगा, अ ब्लैक बॉय केम टू माई ऑफिस, फुल स्टॉप। समझ गए? ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट है, तो मेरे भाई की विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है, तो सीधी सी बात है, ये विशेषता उठा के भाई के पहले रख दो। ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, क्या हो जाएगा, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, फुल स्टॉप। आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, ये कॉस्टली था, तो पेन की विशेषता क्या है, कॉस्टली होना, तो मैंने कॉस्टली पेन खरीदा, तो पेन के पहले ये रख दो, तो आई बॉट अ कॉस्टली पेन, फुल स्टॉप। समझ गए? क्योंकि इस सेंटेंस में केवल कॉस्टली तो है जो विशेषता है, वो उठा के वहां रख दी, खत्म हो गया ये वाला सेंटेंस अपनी। आप आगे देखो, आ लॉइन वाज हंगरी, एक लॉइन भूखा था। ही किल्ड अ हॉर्स, उसने हॉर्स को मारा, और हॉर्स काला था। तो यहां लाइन की विशेषता है कि वो भूखा था, उसने हॉर्स को मारा, और हॉर्स की विशेषता वो काला था। तो सीधी सी बात है, भूखे शेर ने काले हॉर्स को मारा, तो ये हंगरी उठा के यहां हो जाएगा अ हंगरी लॉइन। अब इसने मारा, किसको मारा, ब्लैक हॉर्स को, किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, बात खत्म। अ टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था। अ टाइगर वाज हंग्री,
टाइगर जो था वो भूखा था, ठीक है, ठीक। ही किल्ड अ बुलक, उसने बुलक को मारा। द बुलक वाज हेफ्टी, बुलक जो था वो भारी भरकम था। तो वही पिछले ऊपर वाले सेंटेंस जैसा। तो हंग्री टाइगर है तो अ हंग्री टाइगर क्या हो जाएगा, हंग्री उठा के टाइगर के पहले कर दो, अ हंग्री टाइगर, ठीक। किल्ड, इसने मारा, किसको मारा, भारी भरकम बैल को। किल्ड आ क्या हो जाएगा, किल्ड अ हेफ्टी बुलक, इसने किसको मारा, हेफ्टी बुलक को मारा, यानी भारी भरकम बैल को मारा। किल्ड अ हेफ्टी बुलक। आगे देखिए, अब है अंतिम जो विधि है वो एंड का प्रयोग करके। तो ये बहुत सिंपल है, 2 सेंटेंस हो गए, उनमें नाउन वगैरह को या वर्ब वगैरह को या एडजेक्टिव वगैरह को कुछ भी होगा एंड से जोड़ना होगा। जैसे समझो, बहुत आसान है। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ क्या, अ पेन, अ पेंसिल, बात खत्म। अ पेन एंड अ पेंसिल, ठीक। आगे, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया। आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाई ली। आई टेक बिस्किट ऑल्सो, तो मैंने 3 चीज़ें ली। तो आई टेक, मैं लेता हूँ मिल्क। अब 3 चीज़ें हैं तो कॉमा स्वीट्स, कॉमा, अब लास्ट में कॉमा लगा के एंड लगा देंगे, एंड बिस्किट्स, फुल स्टॉप। समझ गए। तो इस टाइप से बहुत सिंपल है ये, कि आराम से उसको बनाना है। एंड जो लगाना है वो कैसे लगाना है, अगर 3 चीज़ें दी हैं या 2 से अधिक दी हैं तो लास्ट में अपन को एंड का यूज कैसे करना है ये देखो इस वाले सेंटेंस में। आगे, ब्लैक काउ, आई सॉ अ वाइट काउ ऑल्सो, मैंने ब्लैक और वाइट देखी। तो सीधा हो जाएगा आई सॉ, मैंने देखी क्या, अ ब्लैक, एक ब्लैक एंड अ वाइट काउ, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं अपन लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम लोग किसको बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग कैसे सिंथेसिस करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। समझें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्लॉज क्या होती है समझो, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी बड़े वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जो अपने आप में भी एक वाक्य है, जिसका खुद का कर्ता, खुद की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। समझ गए, समझ गए। तो एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो मिला के होता है कॉम्प्लेक्स। समझ गए। अब जो सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लॉज तो एक ही होगी, ठीक, मेन क्लॉज होगी, जो इसको मेन क्लॉज ही बोलते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो कुछ विशेष प्रकार की कंजंक्शन को प्रयोग करके बनती है। समझ गए। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है नाउन क्लॉज, और दूसरी हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरी हो सकती है आपकी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, ये 3 प्रकार की होगी। यानी ये हम कह सकते हैं दूसरे अर्थों में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होती है। ये 3 टाइप की होती है। हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स या तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बनता है, या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। हम और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाउन क्लॉज जब बनाएंगे, यानी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कुछ ऐसी कंजंक्शंस होगी जो नाउन क्लॉज के अंतर्गत नाउन क्लॉज बनाएंगी, तब उसका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से जब बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी, एडवर्ब क्लॉज भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे देखें, अब आगे क्या है। अब सबसे पहली जो मैंने आपको चीज बताई कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत ये जो क्लॉज है, ठीक, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, ये कुछ विशेष प्रकार की कंजंक्शन से मिलकर बनती हैं, और इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिन कंजंक्शन से मिलकर ये क्लॉज बनाती, ठीक। समझ गए। तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत अलग कंजंक्शन होती, एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत अलग कंजंक्शन होगी, और एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत अलग कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ठीक है, तो आप समझो, बहुत इजीली समझाते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सबसे पहले हम बताएंगे। देखो, नाउन क्लॉज काम करेगी जैसे नाउन माने होता है संज्ञा, संज्ञा उपवाक्य, इसका नाम है पूरा, क्या है, संज्ञा उपवाक्य।
तो नाउन क्लॉज नाउन का काम करेगी, क्लॉज काम करेगी नाउन का। अब नाउन क्लॉज मैंने बताया कोई भी क्लॉज हो, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी हो, किसी ना किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी। तो नाउन क्लॉज किन कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी, सुन लो। दैट होगा जिसमें शामिल, वाई होगा, वैन होगा, वेयर होगा, वॉट होगा, हाउ मच, हाउ WH वर्ड है वो सारे, विच, समझ गए, वाई तो हो ही गया है, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सारी चीजें। और इफ हो गया, वेदर हो गया। इफ और वेदर जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इफ और वेदर का यूज होता है, ठीक उसी अर्थ में यहां भी यूज होगा। यानी इतनी कंजंक्शन है जिनका यूज करके हम नाउन क्लॉज बनाएंगे। यानी विधि वही है सेंटेंस बनाने की, सिंथेसिस करने की, कि सेंटेंस को जोड़ना है और मिला के ट्रांसलेट करना है। जब यहाँ अपन लोग सेंटेंस को जोड़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस को जब जोड़ेंगे, नाउन क्लॉज के अंतर्गत सिंथेसिस करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को जब जोड़ने लगेंगे तो हिंदी में कोई ना कोई अर्थ आएगा। ठीक, तो यहाँ जो अर्थ आएगा वो की का अर्थ आएगा। जैसे दैट का मतलब की, वाई का मतलब क्यों होता है, लेकिन यहाँ अर्थ क्या आएगा, की क्यों। वैन का मतलब कब होता है, तो यहाँ क्या अर्थ आएगा, की कब। वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो वेयर का क्या अर्थ होगा, की कहाँ। वॉट का की क्या, हाउ मच का की कितना, हाउ मैनी की कितने, विच का की कौन सा, की किसको, है ना। हुज, हुज का प्रयोग भी होगा। इफ और वेदर, इफ का मतलब की क्या और वेदर का मतलब की क्या, ये विकल्प के लिए यूज होते। तो मतलब इनके अर्थ में ये जो कंजंक्शन मैंने लिखी, अब इनको याद करने की सिंपल टेक्निक है कि दैट कह दो, इफ और वेदर कह दो, और WH वर्ड कह दो। लो, WH वर्ड में बाकी अब इनमें कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, कुछ रिलेटिव एडवर्ब है, तो वो अपन को ध्यान नहीं देनी कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन से रिलेटिव एडवर्ब है, वो अपन को ध्यान नहीं देना। जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी इसके अलावा सारे रिलेटिव एडवर्ब हैं। समझ गए। तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन रिलेटिव एडवर्ब है, ये नहीं पूछा जाएगा। आप तो आपकी याद के लिए मैं बता दूं कि आप ध्यान करोगे नाउन क्लॉज किन कंजंक्शन से प्रयोग करके बनती है, तो दैट से, WH वर्ड से, ठीक, दैट से, WH वर्ड से, इफ से, वेदर से। समझ गए, इनका प्रयोग करके बनती है। और जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो की का अर्थ इनके साथ जुड़ के आएगा, ये ध्यान देना। ठीक, अब इतनी बात आप समझिए कि नाउन क्लॉज इन कंजंक्शन का प्रयोग करके बनती है। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात यह है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग हम 5 तरीके से कर सकते हैं। यानी नाउन क्लॉज को हम कर्ता की जगह रख सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह, हम ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं की जगह, फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग कर सकते हैं, फिर प्रपोजिशन के बाद यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फिर केस इन एप्लीकेशन में प्रयोग कर सकते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी 5 तरीके से नाउन क्लॉज रखी जा सकती है। क्लियर हो गई बात। तो आपको मैंने यहां 2 चीजें बताई। पहली चीज, दैट, WH वर्ड और इफ वेदर का यूज करके नाउन क्लॉज बनेगी, इनके अर्थ में की जोड़ेगा। फिर मैंने बताया नाउन क्लॉज 5 तरीके से प्रयोग हो सकती है, यानी 5 जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, प्रपोजिशन के तुरंत बाद यानी प्रपोजिशन के कर्म के रूप में, ठीक, केस इन एपोजिशन के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। 5 तरीके हो गए, कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यानी प्रपोजिशन के बाद, केस इन एपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। समझ गए। तो ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज आप सबसे बड़ी समझ लो कि सेंटेंस को हम यहाँ 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो एक्टिव वॉइस में बनाएं या पैसिव वॉइस में बनाएं, ठीक, जब जोड़ेंगे। अब तीसरी बात वो है, वो बहुत मेन है, उसको समझ लो। अक्सर आपको कई शब्द मिलेंगे, एक ट्रिक देता हूं। वो ट्रिक ये है कि आपको, वैसे तो विधि वही है, सेंटेंस को पढ़ो, मिलाओ और ट्रांसलेट कर दो, पढ़ो उनको, मिलाओ और ट्रांसलेट कर दो, वही विधि है, विधि सेम है। लेकिन ऐसा करते समय कहीं कहीं दिक्कत आएगी। ठीक, दिक्कत तो वैसे नहीं आएगी, अगर जब अभ्यास हो जाए दिक्कत नहीं आती, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि नाउन क्लॉज कैसे पता चलेगा कि कहाँ नाउन क्लॉज लगनी। तो बहुत सरल है, जहां भी आपको मिल जाए इट, दिस, 10, सो, जहां इट, दिस, 10, सो ये शब्द मिल जाए तो समझ लो उसी जगह क्लॉज लगा देनी, इन शब्दों की जगह। ठीक, अगर कोई जगह की बात हो रही तो वेयर लगेगा। अब कहाँ कौन सी कंजंक्शन लगेगी, कहाँ वैन लगेगा, वाई कहाँ वेयर लगेगा, तो ये तो आपको पता चल जाएगा। वाई कहाँ लगेगा, जहाँ कारण की बात हो, जगह की बात हो वेयर, समय की बात हो वैन,
तो ये क्लियर हो जाएगा ना, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे कहीं अब कभी कभार क्या होगा, जैसे सेंटेंस में आपको मिलेगा समवन, वन, नन, एनीवन, जहां पर्सन की बात हो तो समवन, नन, एनीवन इनको हटाकर इनकी जगह पर्सन से रिलेटेड हु का यूज करके क्लॉज बनाएंगे, समझ गए। जहां जगह की बात हो, हियर देयर लगा हो, जगह की बात हो तो उधर वेयर लगेगा, यानी वेयर से क्लॉज बनेगी। ठीक, जहां समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो वहां वॉट लगेगा। थिंग वाली चीज वाली कोई बात हो तो वहां वॉट से मिलकर कंजंक्शन बनेगी। अब समझ लो जरा, बहुत आसान है। जैसे पहले एग्जाम्पल लिया, यू आर अ थीप, तुम चोर हो। इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तो मैंने बोला जहां इट, दिस, दस, सो आ जाए वहीं क्लॉज लगानी। तो दूसरे सेंटेंस में इट आ गया तो इसकी जगह पूरी क्लॉज लगा दो। लेकिन क्लॉज किससे मिलकर बनेगी? दैट, डब्ल्यू एच वर्ड, इफ या वेदर का प्रयोग करके। तो इट की जगह अगर हम ये वाक्य रख दें तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा? यू आर अ थीप, यू आर अ थीप, तुम चोर हो। हो गया। इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं, इज नॉन टू ऑल, समझ गए। अब लेकिन ये अभी क्लॉज नहीं बनी। अगर इसके पहले दैट लगा दें कि तुम चोर हो, सब जानते हैं, समझ गए। तो यहां सब्जेक्ट के रूप में रखी तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी वर्ब का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्लॉज आ गई, नाउन क्लॉज। तो अर्थ क्या निकला? तो अपन को करना क्या है? इट, दिस, दस, सो जहां आ जाए वहीं सेंटेंस रख देना है, पूरा एक सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस उठा के इट की जगह रख दिया और पूरा सेंटेंस वही, समझ गए। ठीक, अब आगे समझो। और हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नाउन क्लॉज को इस जगह प्रयोग करके बताओ, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, केस इन पोजीशन में, कॉम्प्लीमेंट में, ये सब नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपसे सीधा कहेगा कॉम्प्लेक्स बना दो। तो इन विधियों को ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखो, राम इज ए डल बॉय, राम डल बॉय है, एवरी टीचर नोट्स इट, प्रत्येक टीचर ये जानते हैं। तो देखो जरा, इट आ गया, इट की जगह ये वाला वाक्य पूरा उठा के धर दो क्लॉज बना के, तो क्या हो जाएगा? एवरी टीचर नोज। तो अगर हम निकाल के भी जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक टीचर जानता, एवरी टीचर नो की, अपने आप की आ गया। राम इज ए डल बॉय, फुल स्टॉप। तो यहां मुख्य क्रिया के बाद क्लॉज आई तो ये ऑब्जेक्ट में आ गई। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है, मेन वर्ब के बाद। आगे देखो, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कहा था। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। तो देखो इट आ गया दूसरे वाले सेंटेंस, इसकी जगह ये वाला वाक्य रख दो। तो मैंने जो कुछ कहा था, अब जो कुछ का अर्थ है यानी कि क्या कहा था उस पर भरोसा रखो। तो यू मस्ट रिलाई क्या हो जाएगा? यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट, की क्या? यस्टरडे, आई टोल्ड यू यस्टरडे, समझ रहे। तो ये क्या हो गया? ऑन के बाद, ऑन प्रपोजिशन है, ऑन के बाद क्लॉज आ गई तो ये ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के रूप में हो गई क्लॉज, समझ गए। आगे देखें, क्लियर हो गया। आगे देखो, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि राम जो है वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। राम जो है वो एग्जामिनेशन में क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, कौन हो गया फेल? राम, समझे जरा। राम एग्जामिनेशन में क्या हो गया? फेल हो गया। तो द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और कारण है उसकी लापरवाही। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ठीक, राम के एग्जाम में फेल होने का कारण है कि वो लापरवाह है ना। क्या बोलेंगे? राम, क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको लिखेंगे द रीजन ऑफ राम्स फेलर, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन इज दैट, ये है कि, इज दैट ये है कि राम इज केयरलेस, राम इज केयरलेस। अब इज के बाद सीधा सेंटेंस आ गया क्लॉज के रूप में। तो यानी जब सहायक क्रिया के बाद कोई चीज आ जाती है तो अपन लोग क्या करते हैं उसमें? जब सहायक क्रिया के बाद कोई चीज आ जाती है तो अपन लोग क्या करते हैं? उसको बोलते हैं सीधा डायरेक्ट, जब सेंटेंस आ जाए सहायक क्रिया के बाद तो अपन लोग उसको बोलते हैं केस के कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो यहाँ प्रपोज आपकी जो नाउन क्लॉज है वो किस रूप में प्रयोग हुई? कॉम्प्लीमेंट के रूप में, समझ रहे हैं। यहाँ प्रयोग हुई कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक, आगे देखिए,
अब अगला एग्जाम्पल देखें, अगला दिया है गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को शूट कर दिया गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। अब गांधी जी को शूट कर दिया गया और ये न्यूज़ जो है वो पूरे देश में वाइल्ड फायर, जंगल में आग की तरह क्या हो गई, फैल गई। क्या हो गई, जंगल में आग की तरह फैल गई। जो न्यूज़ है वो जंगल में आग की तरह फैल गई। अब इधर समझो, जब किसी तथ्य की बात हो, किसकी बात हो, तथ्य की बात, तो तथ्य की बात होने पर हम लोग क्या करते हैं, समझना गौर से, तथ्य की बात होने पर हम लोग क्या करते हैं, उस तथ्य को एक्सप्लेन करते। जैसे न्यूज़ क्या है, द न्यूज़। अब न्यूज़ जो भी है उसको दो कॉमा के बीच में यानी केस इन पोजीशन बना के लिखो। द न्यूज़ दैट की क्लॉज बना के गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को शूट कर दिया गया, कॉमा। अब ये चीज स्प्रेड हो गई, फैल गई, ओवर दी कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, फुल स्टॉप, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये किस रूप में हो गया क्लॉज, आपकी एपोजिशन के रूप में आई तो केस इन एपोजिशन के रूप में हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना है जब इस तरीके से इसको प्रयोग करना हो तो पहले तथ्य लिख लिया, उसको क्लॉज में उसकी विशेषता बता दी, तथ्य क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से, अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो बची नहीं अगले वाले सेंटेंस में, तो मेन वर्ब से उठा के आगे पूरा सेंटेंस बढ़ा दिया। आगे देखें, अगला है ही डिड नॉट कम। अगला है ही डिड नॉट कम, कि वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट। अगला देखें, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, हु इज सी, कि वह कौन है, वो नहीं जानता कि वह कौन है। तो समझो जरा, वो नहीं जानता कि वह कौन है, तो यहां समझो जब भी ऐसी स्थिति हो तो अपन को सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, वह नहीं जानता कि कौन वह है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना आता है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाना है, ही डज नॉट नो, सी एच, माने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में साधारण वाक्य बन जाएगा। ध्यान रखना, एक इंटेरोगेटिव हो तो अपन को डायरेक्ट। अगला दिया है सेंटेंस कि ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो यहां जब मे भी दिया हो एक सेंटेंस में और दूसरे में डू मतलब कुछ अगला सेंटेंस दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस में देखो विकल्प की बात हो रही, हो सकता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इफ या वेदर का यूज करेंगे, तो पीछे से बनाएंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही इज इनोसेंट। अब आप कहेंगे मे बी कहाँ गया, तो जो मे बी है वो विकल्प इफ में आ गया, यहाँ इफ लगा दो या वेदर, दोनों चीजें चल जाएंगी। समझ गए बात? ठीक, तो दिया हो एक सेंटेंस में, तो इफ या वेदर का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब आएगी लास्ट में, लास्ट वाली सेंटेंस में, तो इज एम आर बाजबर में से ही लगेगा। अगला देखो, सी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स पाएगा, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो इट की जगह पूरा क्लॉज धर दें, ये वाला सेंटेंस है ना, तो दैट की क्लॉज बना के, दैट की, जब कुछ ना हो कंजंक्शन तो दैट लगा देते हैं, दैट की सी विल गेट गुड मार्क्स, सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, ये चीज सर्टेन है, निश्चित है। समझ गए? हो गया लोग? देखिए अगला है द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो स्टूडेंट लड़े, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो सीधा से लिख दो, मैं कारण जानना चाहता हूँ कि क्यों दो स्टूडेंट लड़े, है ना। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक। वाई, की क्यों, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, मैं जानना चाहता हूं कि दो स्टूडेंट क्यों लड़े। अब अगर मैं इधर कर देता हूं आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई, तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से, क्योंकि रीजन के बाद अगर वाई लगाते तो ये हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आगे आपको एडजेक्टिव क्लॉज में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ रीजन नहीं करेंगे, सीधा आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों, ठीक, और आगे बढ़ा देंगे। आगे देखो, यू से सो, तुम ऐसा कहते हो, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है ना। तो जो कुछ तुम कहते हो वो सही नहीं है ना, कि क्या तुम कहते हो वो सही नहीं। तो इट आया इस वाले सेंटेंस, मैंने बोला ना इट दिस दस सो, जहाँ जाए वहीं बना दो, इट की जगह इधर दो, है ना। तो वॉट यू से,
व्हाट यू से कि क्या तुम कहते इज नॉट करेक्ट। समझ गए? ऐसे आगे देखो, अगला है ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। ही विल नॉट हेल्प यू, मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं ये चीज़ जानता हूँ। अब दिस आ गया तो इसी जगह क्लॉज लगनी है। तो मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज है और मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो, क्या आएगा? आई नो, मैं जानता हूँ दैट की ही इज एंग्री, है ना, विद मी एंड और विल नॉट हेल्प मी, है ना, विल नॉट हेल्प मी। आगे देखो, द रेन्स वुड कम, बारिश होगी। समझ गए? तो इसमें नाउन क्लॉज क्या हो जाएगी? दैट से लेके लास्ट तक हो जाएगी। ठीक, अगला देखो, द रेन्स वुड कम, बारिश होगी। दैट वाज आर होप, ये हमारी आशा थी। हमारी अवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा गलत थी। तो यहाँ आशा के बारे में बात हो रही, और आशा क्या है कि जैसे न्यूज़ वाला सेंटेंस था ऊपर, वैसे ही अवर होप, आशा को एक्सप्लेन कर दो। अवर होप, हमारी होप क्या है? कॉमा के बीच में लिखो दैट की द रेन्स वुड कम, बारिश होगी। समझ गए? कॉमा, है ना, आज रॉन्ग। समझ गए? तो ये क्या होगा? केस इन पोजीशन के रूप में बन गया। ठीक, तो अबर होप को हमने कहा कि इतनी क्लॉज हो गई, ये नाउन क्लॉज। ठीक, वाज रॉन्ग। ठीक है, ये समायोजित हो गई, ये चीज सेंटेंस आ गया इसमें पूरा, ये भर बचा था, वाज रॉन्ग लो लिख दिया। अगला देखो, यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी? टेल मी, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ कि कहाँ तुमने मेरी किताब रखी? टेल मी, मुझे बताओ। पीछे से बनाओ, वेयर की कहाँ। मैंने बोला ना, एक इंटेरोगेटिव हो तो क्या करते हैं? साधारण वाक्य बना देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, सीधा समझ लो। तो वेयर यू हैव पुट माई बुक, फुल स्टॉप। अगला दिया है, मिस्टर सेड समथिंग, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखो, इट दिस दस सो, जहां भी आए वहीं क्लॉज लगनी, तो इट आ गया, इट की जगह एक क्लॉज धर दो उठा के बना के। तो आई डू नॉट एग्री, डू नॉट एग्री, एग्री टू, तो टू वॉट लगेगा इसमें। मैंने बोला समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आए तो वॉट लगता है। वॉट मिस्टर सिंह सेड, अब ये समथिंग अपने आप वॉट में समाहित हो गया। ऐसी समवन, नन, वन आए तो उसके लिए हु लगता है और फिर ये चीजें हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखें, विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। अब विकल्प वाली बात हो रही तो कंजंक्शन क्या लगेगा? इफ ही विल कम, इफ ही विल कम, फुल स्टॉप। ठीक, आगे देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है ना। तो इट की जगह बाग का धर दें, तो दैट की, दैट से जोड़ के लिख दें, द सन राइज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। समझ गए? आगे देखो, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं कह सकता। तुम गलत हो या नहीं, विकल्प की बात हो रही, इफ या वेदर लगाओ। आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। इफ यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अब आर क्यों लगा? मैंने बोला था मे बी लगाओ तो इज हो गई कंजंक्शन। ठीक, आगे देखो, अब अपन लोग करते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। अब अपन को क्या करना है? एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग अब सिंथेसिस बनाएंगे। किसका प्रयोग करके? एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और एडजेक्टिव काम क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताता है उसके ठीक पहले रखा जाता है। लेकिन यहाँ सीन अलग होगा। अभी सिंपल में अपन ने पढ़ा कि जिसकी विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन, उसके पहले, मतलब एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी एडजेक्टिव के रूप में पूरा एक वाक्य है। तो वो वाक्य जिसकी विशेषता बताएगा वो क्लॉज ठीक उसके बाद रखी जाएगी। लेकिन जैसे नाउन क्लॉज कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनती है, वैसी एडजेक्टिव क्लॉज भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनती है। वो कंजंक्शन कौन है? तो वही है जो ऊपर थी, दैट है, WH वर्ड है, बस इफ वेदर नहीं है यहाँ, बाकी सब है। दैट है, WH वर्ड है।
WH वर्ड में सारे आ जाएंगे, वॉट, वैन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, सब आ जाएंगे। और इनका जो खुद का अपना अर्थ होता है, जैसे वॉट का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब कब होता है, ठीक। तो इनका वही अर्थ जहाँ मालूम चले तो वहीं उनका प्रयोग करना है। जैसे जगह का पता, अगर जगह का यूज हो रहा हो तो वेयर लगाना है, ठीक। समय का मतलब निकल रहा हो तो वैन लगाना है। लेकिन वहाँ तो की के साथ मिलकर अर्थ आता था जब सेंटेंस को जोड़ते थे। यहाँ जो अर्थ आएगा वो जा के साथ मिलकर आएगा। जैसे वैन का मतलब होता है कब, तो यहाँ अर्थ निकलेगा जब। वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो यहाँ अर्थ निकलेगा जहाँ। दैट का मतलब जो, समझ गए। हु का मतलब जो, ठीक, समझ गए। हाउ मच है तो जितना, हाउ मैनी है तो जितनी, इस टाइप से अर्थ निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाउ है तो जैसे, समझ गए। तो इनका अर्थ ही निकलेगा। तो यहाँ आप क्या समझे, यहाँ ये समझे कि दैट और WH वर्ड का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या समझे कि इनका जो अर्थ होगा वो जा के साथ मिल के आएगा, ठीक। और तीसरी चीज आप क्या समझे इसमें, मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव काम करेगी। तो जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले रखा जाता है, ये भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। लेकिन चूंकि ये क्लॉज है तो जिसकी विशेषता बताएगा उसके तुरंत बाद रखा जाएगा, ठीक, समझ गए। अब इसमें सीन क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस दो सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में होगी, तो वो विशेषता उठा के दूसरे सेंटेंस से उस नाउन के तुरंत बाद रख देनी है क्लॉज बना के, यानी दैट या WH वर्ड का प्रयोग करके तुरंत बाद में रख देनी है। अब एग्जाम्पल से समझ लो तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता जो था वो रोड पे पड़ा हुआ था, ठीक। तो मैंने रोड पे पड़ा हुआ कुत्ता देखा। क्या देखा, रोड पे पड़ा हुआ कुत्ता। कुत्ता जो था वो रोड में पड़ा हुआ था। तो कुत्ते की विशेषता क्या है, रोड में पड़ा हुआ। तो मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा अ डॉग, एक कुत्ता, जो जाकर अर्थ आएगा विच। अब देखो कुत्ता जो है वो विच के लिए एंटीसीडेंट है, इसका पूर्वज है, पूर्वगामी है। और विच जो है वो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये ध्यान देना, जिसके लिए WH वर्ड या दैट का कंजंक्शन का यूज करोगे वो तुरंत उसके बाद होना चाहिए, बिल्कुल सटा हुआ उससे। जैसे डॉग के लिए विच लगा तो डॉग से सटा हुआ विच होना चाहिए, ठीक। आई सॉ अ डॉग विच वाज लाइंग, जो पड़ा हुआ था ऑन दी रोड। तो यहां आप क्या समझे, अर्थ ये समझ में आया हो को लास्ट में ये चीज क्लॉज अंत में जोड़ के रख दी। तो इधर ये मेन आपको समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव क्लॉज जिसकी विशेषता बताता है उसके ठीक बाद में रखा जाता, जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, पहले रखा जाता है ना। और यहाँ क्लॉज है चूंकि पूरा वाक्य, तो वाक्य कैसा रखा जाएगा, बाद में रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। आगे देख लो बेटा। अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसको कैमरा दिया। द कैमरा वाज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। तो कैमरा की विशेषता है सस्ता था, तो मैंने उसको कैमरा दिया जो सस्ता था। आई गेव हिम अ कैमरा विच, अब कैमरा के लिए विच लग जाएगा, जो, विच वाज वेरी चीप। समझ रहे, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखें। अब आगे है दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, यहाँ मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था, है ना। तो जहाँ मुझे बचपन में पढ़ाया गया था, यानी हियर से पता चल रहा जगह की बात हो रही। तो दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है। वेयर, जहाँ। आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, फुल स्टॉप। हियर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वेयर में समाहित हो गया। तो ध्यान ये देना है, स्कूल के लिए वेयर लगा तो वेयर के तुरंत पहले स्कूल होना चाहिए। माने जो कंजंक्शन जिसके लिए लग रही है उसके तुरंत पहले, कंजंक्शन के तुरंत पहले वो होना चाहिए, ठीक। यानी उसका एंटीसीडेंट पहले होना चाहिए कंजंक्शन, और ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। आगे देखें। द मैन वाज कॉट, व्यक्ति को पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, द मैन हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी वॉच चुराई थी, वाज कॉट, पकड़ा गया। समझ गए, वाज कॉट, समझ गए। यानी मैन के तुरंत बाद हु स्टोल, हुल नहीं होगा, हु, ठीक है। आगे देखें। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वो किसी कारण से रो रहा था। नो बडी न्यू द रीजन, कोई कारण नहीं जानता।
है ना, तो कोई कारण नहीं जानता जिस कारण से वो रो रहा था, तो पीछे से बनाएंगे नो बडी न्यू, नो बडी न्यू द रीजन, द रीजन। अब वाई लगेगा इसमें, वाई जिस कारण से, ही वाज बीपिंग, फुल स्टॉप। समझ गए? आगे देखें, माई फादर, यहाँ अगला है माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे टाइम नहीं पता, तो समय की बात हो रही, वेन लगेगा। ठीक, तो यहाँ टाइम की विशेषता बताई जा रही है, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे टाइम नहीं पता, वेन जब, है ना, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, फुल स्टॉप। ठीक, आगे देखें, द पेन इज माइन, पेन मेरा है, इट इज ऑन द टेबल, ये टेबल पर है, तो पेन जो मेरा है, पेन की विशेषता है जो मेरा है, द पेन विच इज माइन, जो मेरा है, विच इज माइन, कॉमा इज ऑन द टेबल, इतना पूरा सब्जेक्ट हो जाए, इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये ऐसे भी कर सकते, द पेन विच इज माइन इज ऑन द टेबल, या द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ऐसे भी लिख सकते थे। अगले देखें, विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे वॉच दोगे, इट इज ऑन द टेबल, टेबल पर है, तो क्या तुम मुझे वॉच दोगे जो टेबल पर है, तो क्या हो जाएगा, विल यू गिव मी द वॉच विच, जो, इज ऑन द टेबल, अंत में क्वेश्चन मार्क। समझ गए? तो यहाँ वॉच की विशेषता है कि वो टेबल पर है। आगे देखें, दिस इज द मैन, सॉरी ही इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस है यानी आपराधिक आरोप हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, फुल स्टॉप। समझ गए? आगे देखिए, दिस इज अ हाउस, ये घर है, ही वॉज बोर्न हियर, वो यहाँ जन्मा था, तो जगह की बात हो रही, हियर से पता चल रहा है, तो दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस वेयर, जहाँ, ही वॉज बोर्न, यहाँ जहाँ का अर्थ आ रहा, ही वॉज बोर्न, फुल स्टॉप। आगे देखें, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहाँ खड़ा है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ठीक, द बॉय, अब बॉय की तो क्या है, जो वहाँ खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब लगाना जरूरी है क्योंकि बड़ा सेंटेंस हो गया, कॉमा लगा दीजिए तो इतना सब्जेक्ट हो जाएगा, आगे आगे बढ़ जाएगा। अब है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनती है, वैसी एडवर्ब क्लॉज भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेंगी। अब वो कंजंक्शन क्या है, वो अलग अलग प्रकार की कंजंक्शन है, जैसे टाइम बताने वाली, समय बताने वाली, यानी समय वही टाइम हो गया, स्थान, शर्त बताने वाली, विरोध बताने वाली, है ना, या अंतर विरोध बताने वाली, कंडीशन बताने वाली, कंट्रास्ट बताने वाली, तरीका बताने वाली, रिजल्ट बताने वाली, परिणाम बताने वाली, ये सब कंजंक्शन है। अब इसमें क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज है तो एडवर्ब का काम करेगा, यानी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मान लो, जब इनको जोड़ोगे तो विधि तो वही है, सेंटेंस को पढ़ो, मिला दो, ट्रांसलेट कर दो, अपने आप पता चल जाएगा आपको कि कौन सी कंजंक्शन लगनी, टाइम से रिलेटेड लगनी, जगह से रिलेटेड लगनी, वो अपने आप पता चल जाएगा। बस सेंटेंस को पढ़ो, मिला दो, ट्रांसलेट कर दो, हो गया। लेकिन अब टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन, अलग अलग कंजंक्शन होगी, कौन सी लगेगी वो भी अपने आप पता चल जाएगा जब सेंटेंस को आप पढ़ेंगे। तो होगा क्या, सेंटेंस को पढ़ना है, मिला के ट्रांसलेट करना है, इतनी सी इसमें काम करना है। ठीक, लेकिन एडवर्ब क्लॉज काम क्या करेगा, इसका थ्योरम कैसे पता चल गया एडवर्ब क्लॉज से बनना है, समझो। एक सेंटेंस के वर्ब की विशेषता दूसरे में बताई जाएगी, ठीक, ये इसकी पहचान होगी, तो समझे जरा। अब जैसे टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन क्या क्या हैं जो लग सकती, तो वेन एवर माने जब, इन सब का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, अगर अर्थ आएगा तभी आप इनको प्रयोग कर पाओगे। जैसे वेन एवर माने जब कभी, वेन माने जब, वाइल माने जब समय के दौरान, टिल माने तक, अनटिल तक नहीं, बिफोर आफ्टर जानते ही हैं, एज लॉन्ग जहाँ तक, है ना, जितने लंबे समय तक, एज सून एज जितना शीघ्र हो सके, सिंस क्योंकि, और एक फॉर अनिश्चित, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लो इनको, ठीक। अब टाइम से रिलेटेड कैसे, जैसे पहला सेंटेंस दिया है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके लौटने तक इंतजार किया। तो समय इसमें बात हो रही, तो सीधा हो जाएगा आई वेटेड, मैंने इंतजार किया किसका, फॉर राम गोपाल का, टिल
ही अराइव्ड, जब तक वो आ नहीं गया उसका इंतजार किया, टिल ही अराइव्ड, उसके आने तक इंतजार किया। तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई जो इंतजार करने की विशेषता बता रही, समझ गए? तो टिल से मिलकर बन गई। ठीक, तो टाइम बताने वाली कंजंक्शन का प्रयोग समझ में आ गया। अब आगे देखें, अगला है स्थान बताने वाली। तो स्थान बताने वाली में आपका या तो वेयर लगेगा या वेयर एवर लगेगा, समझ गए? या वेयर लगेगा वेयर एवर, वेयर माने जहाँ, वेयर एवर माने जहाँ कहीं, समझे? जगह की बात हो तो समय बताने वाली कंजंक्शन लगेगी। यानी समय प्रदर्शित करने के लिए ये कंजंक्शन है जिनकी मदद से हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे और सिंथेसिस करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझो, जैसे नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू बहुत जगह गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, सब जगह उनका स्वागत हुआ। तो सीधी सी बात है, जोड़ के बनाओगे तो क्या लिखोगे? जहां कहीं नेहरू गए वहां स्वागत हुआ। तो नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, है ना? या नेहरू वाज वेलकम्ड, ऐसे बने, वाज वेलकम्ड, नेहरू का वेलकम हुआ, वेलकम्ड वेयर एवर, जहां कहीं, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं वो गए। तो वेयर एवर ही वेंट उनके जाने की विशेषता है, जहां कहीं जाना, समझ रहे? तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखें, अब रीजन प्रदर्शित करने वाली, कारण बताने वाली कंजंक्शन कौन कौन सी है? बिकॉज चूंकि, सिंस चूंकि, एज चूंकि। तो इनका प्रयोग वहां होगा जहां कारण वाली बात हो रही हो। तो सेंटेंस में अपने आप आपको पता चल जाएगा पढ़ते समय। जैसे ही इज वीक, वो कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा। वो कमजोर है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, चूंकि वो कमजोर है। तो आई शैल टीच हिम, पीछे से लें, आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा, टीच हिम, एज चूंकि ही इज वीक, या सिंस ही इज वीक, या बिकॉज ही इज वीक, दोनों चल जाएंगे। अब कंडीशन प्रदर्शन करने के लिए कुछ कंजंक्शन है, जैसे इफ माने यदि, अनलेस यदि नहीं, इसमें नॉट छिपा है, इन केस यदि। ठीक, तो इफ बताने के लिए जरूरी यही भर प्रयोग करें, और भी कर सकते। तो जहां शर्त वाली बात हो रही होगा तो इन कंजंक्शन का प्रयोग होगा। जैसे समझो, डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा काम मत करो, यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यानी ज्यादा काम करते हो तो स्वास्थ्य खो दोगे, है ना? तो सीधा बनाओ, इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच, अगर ज़्यादा काम करते हो तो, कॉमा, यू विल लॉस योर हेल्थ, फुल स्टॉप। आगे देखिए, कंपैरिजन, तुलना बताने के लिए देन प्रयोग होता है, सो प्रयोग होता है, एज प्रयोग होता है, सो एज। सो एज और एज होता है पॉजिटिव डिग्री में, यानी निगेटिव वाला जब सेंटेंस हो तो सो एज लगाएंगे, पॉजिटिव अफर्मेटिव वाला हो तो एज लगाएंगे। और देन होता है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी जब तुलना वाली बात हो रही है तो सेंटेंस में इनका यूज करके बनाएंगे इन कंजंक्शन। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता ब्यूटीफुल है, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सरला बराबर सुंदर है। तो सीधी सी बात है, तो सरला दो अर्थ हो सकते हैं। तो सीता उतनी सुंदर जितनी सरला है, एक अर्थ, यानी सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला, एक अर्थ एक तरीके से। दूसरा तरीका, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। या फिर ये कर सकते हैं, जब दोनों बराबर हैं तो कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सरला, या सरला इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता, ऐसे ही बना सकते। अगला देखो, अब विरोध बताने के लिए कंजंक्शन, तो दो माने यद्यपि, ऑल्दो माने यद्यपि, इवन इफ माने यहाँ तक कि यदि, यानी यद्यपि। यद्यपि के अर्थ में जब दो सेंटेंस आपस में विरोधी हो, जैसे गरीब होना, ईमानदार होना, ठीक, समझ गए? गरीब होना, दानी होना, तो ये विरोधी सेंटेंस हो गए। इस तरीके के जब विरोधी सेंटेंस मिले तब इनका प्रयोग करना है। जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, दो विरोधी चीज हो गई। तो ऑल्दो, यद्यपि, ही इज पुअर, वो पुअर है, तो भी, अब तो भी के लिए कॉमा, ही इज ऑनेस्ट, समझ गए? ऐसे आगे देखो, रिजल्ट बताने के लिए क्या क्या कंजंक्शन लग सकती हैं? तो रिजल्ट बताने के लिए सिंपल है, एक सेंटेंस में वेरी होगा और दूसरे में कुड नॉट, कैन नॉट होगा। तो क्या करना है, रिजल्ट, एक सेंटेंस में वेरी होगा, दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट, है ना? तो बहुत पुअर था, ही कुड नॉट बाय दिस बैच, वो गरीब था सो नहीं खरीद सका। तो क्या होगा, ही आज, ठीक, सो पुअर, इतना पुअर, दैट की ही कुड नॉट बाय दिस वॉच, इतना गरीब था कि वॉच नहीं खरीद सका। तो क्या करना है, वेरी को सो में बदल देना है, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देना है, बाकी पूरा कर देना है, समझ गए? ये परिणाम बताने वाली हो गई, यानी एक क्लॉज में सो और दूसरे में दैट। आगे देखो, अब उद्देश्य बताने के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, और सो दैट और इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि, यानी ये उद्देश्य जहां बताया गया हो सेंटेंस में, वहां सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज होगा। अब इनका यूज कैसे होगा समझो, सो दैट लगाएंगे, क्या करना है, फुल स्टॉप की जगह सो दैट लगा दीजिए और आगे वाले सेंटेंस में मे या माइट लगा दीजिए। मे कब लगेगा, जब प्रेजेंट में होगा टेंस, और माइट कब लगेगा, जब पास्ट में होगा। और लेस्ट का प्रयोग होता है कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में, जैसे वॉक स्लोली, सावधानी, स्लोली चलो,
अदरवाइज लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल, तो लेस्ट के साथ करता और फिर शुड, समझ गए? इसको समझो जरा, एग्जाम्पल से आएगा। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, माने सुरक्षित करना चाहता था। तो उद्देश्य क्या है? सुरक्षित करना। तो आई ड्रू क्या हो जाएगा? आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली। सो दैट, ताकि, अब सो दैट लगा लो या इन ऑर्डर दैट लगा लो या इन ऑर्डर टू लगा लो, सभी का मतलब सो दैट होगा। आई माइट डिफेंड, अब माइट क्यों लगाया? क्योंकि आगे वाला पास्ट सेंटेंस पास्ट में है तो माइट लगा। अगर प्रेजेंट में होता, इधर ड्रॉ होता तो मे होता। आई मे डिफेंड माई सेल्फ, क्या हो जाएगा? सो दैट आई मे डिफेंड माई सेल्फ, ना होकर आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। ठीक, अब जैसे मैंने लेस्ट का प्रयोग बताया, जैसे एक सेंटेंस है वॉक स्लोली, स्लोली चलो, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे? स्लोली चलो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाए, है ना? तो वॉक स्लोली, सावधानी से चलो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। यू शुड फॉल, यू फिर करता, तो लेस्ट के साथ ध्यान देना है, यू लेस्ट के बात करता और फिर शुड जरूर लगे, शुड फॉल, समझ? आगे देखो, अब तरीका बताने के लिए, मैनर प्रदर्शित करने के लिए कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज में लगती हैं। तो एज माने तरीका, मतलब ऐसे जैसे, इस अर्थ में। सो फार एज, जहां तक। एज इफ माने मानो, एज दो माने मानो। अब एज इफ और एज दो मानो, तो अगर ये प्रयोग होंगी तो इनके बाद आगे क्या लगेगा? वर लगेगा, क्योंकि कल्पना हो जाती, जैसे वो ऐसे बात करता है मानो पागल हो। ही टॉक्स एज इफ मानो, या एज दो मानो ही वर मैड, समझ गए? तो इसमें समझो एग्जाम्पल में, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझे एक विशेष तरीके से व्यवहार किया। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, वैसे ही मैं तुमसे व्यवहार करूंगा। तो सीधी सी बात है, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो आई विल क्या हो जाएगा? आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हें, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, समझ गए? अब सर्टेन में खत्म, क्योंकि इसमें आ गया, एज में आ गया, तो तरीका हो गया ये, समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बनाने की विधि। कौन से सेंटेंस को बनाने की विधि? कंपाउंड की। कंपाउंड कैसे बनेगा? तो बेटा समझ लो, कंपाउंड में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती थी, इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग करके बनती थी, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी। अब वो कंजंक्शन 4 प्रकार की होंगी इधर, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जोड़ बताने वाली, विरोध बताने वाली, परिणाम बताने वाली, विकल्प बताने वाली, समझ गए? तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कंपाउंड होता है। तो इन कंजंक्शन का प्रयोग करके, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन कंपाउंड बनाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके, और दूसरी विधि है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कंपाउंड बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बोली 4 प्रकार की होती, जोड़ बताने वाली, परिणाम बताने वाली, विकल्प बताने वाली और विरोध बताने वाली। ठीक, तो उनमें जो पहले प्रकार की कंजंक्शन है कम्युलेटिव, जोड़ बताने वाली, तो जोड़ बताने वाली कंजंक्शन में ये कंजंक्शन है एंड, एंड माने और, एज वेल एज माने और भी, है ना? बोथ एंड माने दोनों, नॉट ओनली बट ऑल्सो माने ना केवल यह बल्कि वो भी, इनका प्रयोग करके। तो इनका प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ सेंटेंस में जोड़ने वाली बात हो रही हो, माने काम एक साथ ऐसे लगे कि जैसे साथ साथ सब कुछ चल रहा है, मतलब जोड़ने वाली स्थिति हो, तो वहाँ इन कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इनके अपनी खुद के अर्थ हैं इन कंजंक्शन के, तो ये बताएंगे, अर्थ ही बताएंगे सेंटेंस के कि कैसे किन का प्रयोग करना है। तो विधि वही है, सेंटेंस को पढ़ो, अर्थ निकालो और जोड़ दो। जैसे ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया था। ही रिटर्न इट टुडे, आज लौटा दिया। तो कल लिया था और आज लौटा दिया, तो क्या हो जाएगा? ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, आज लौटा दिया, बात खत्म। तो अब आगे देखिए, ही वाज मार्क एब्सेंट, उसको एब्सेंट कर दिया गया। ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से निकाल दिया गया। तो ना केवल उसको एब्सेंट किया बल्कि निकाल भी दिया गया, एक अर्थ। यानी इसको कई तरीके से बनाया, जैसे ही वाज मार्क एब्सेंट, पहला तरीका ही वाज मार्क एब्सेंट, ये अर्थ तय कर ले रहा है। कैसे बना? ही वाज मार्क एब्सेंट एंड टर्न क्लास, एक तरीका। दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा?
उसको मार्क एब्सेंट कर दिया, टर्न आउट ऑफ द क्लास कर दिया, ठीक। और दूसरा तरीका ये होगा कि ना केवल मार्क एब्सेंट किया बल्कि निकाल भी दिया गया। तो ही वाज, दूसरा ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट ऑल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो के प्रयोग में एक चीज ध्यान रखनी, जैसे नॉट ओनली के बाद मेन वर्ब से शुरू हुआ तो बट ऑल्सो के बाद भी मेन वर्ब से शुरू हुआ, बट ऑल्सो टर्न आउट मेन वर्ब से शुरू हुआ, इस टाइप से शुरू करना है। अब दूसरा तरीका है, तो ही वाज बोथ, उसको दोनों किया गया, बोथ मार्क्ड एब्सेंट उसको एब्सेंटी भी लगा दी उसकी, एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, समझ गए। आगे देखें, अब विकल्प बताने वाली कंजंक्शन, अब जो है वो विकल्प बताने वाली कंजंक्शन है। तो विकल्प बताने वाली कंजंक्शन में आइदर और लगेगा, नाइदर नॉर लगेगा, और लगेगा, अदरवाइज लगेगा, समझ गए। तो जहाँ विकल्पों की बात हो रही है, जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे, तो विकल्प की बात हो रही ना, तो मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। ऐसे ही बना सकते, आइदर मेक हेस्ट, या तो जल्दी करो, और वी शैल मिस द ट्रेन, समझ गए, है ना। या मेक हेस्ट, जल्दी करो, और वी शैल मिस द ट्रेन, ऐसे ही बना सकते। आगे देखो, अगला है, जैसे अगला है कम इन टाइम, समय से आओ, ठीक, समझ गए। कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल ना आओ। तो या तो समय से आओ, अन्यथा बिल्कुल ना आओ। तो आइदर, ये अर्थ बता रहा है कि कैसे क्या होना है। आइदर कम इन टाइम, विकल्प की बात हो रही ना, आइदर कम इन टाइम, आइदर और, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक, समझ गए। या ऐसे बना सकते, कम इन टाइम, समय से आओ, अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल, ऐसे भी कर सकती। अब एडवर्जेटिव, विरोध बताने वाली कंजंक्शन, जोड़, विरोध, परिणाम, विकल्प, 4 होती हैं। अब तीसरी कंजंक्शन, अब इसमें क्या लगेगा, बट लगेगा, हाउएवर लगेगा, स्टिल तो भी, हाउएवर माने यद्यपि, है ना, एट माने तो भी, नेवरदलेस तो भी, वेयर एज जबकि, वाइल। तो जहाँ विरोध वाले सेंटेंस हो, जैसे गरीब, ईमानदार, इस टाइप से, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे वो लेजी है, ही इज लेजी, वो क्लेवर है। तो लेजी है, क्लेवर है, दोनों, लेजी व्यक्ति कभी क्लेवर नहीं होता, तो विरोधी चीज हो गई। तो यहाँ विरोध बताने वाली कंजंक्शन में इनमें से किसी का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज लेजी, वो लेजी है, बट ही इज क्लेवर, या एट तो भी, ही इज क्लेवर, या स्टिल ही इज क्लेवर। अगला जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो गरीब है तो भी ईमानदार है, एट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, एट ही इज ऑनेस्ट, या एट ऑनेस्ट, या स्टिल ऑनेस्ट, या बट ऑनेस्ट, या बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ऐसा है, समझ रहे। आगे देखिए, ही इज इल, वो बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, वो बीमार है तो भी कठिन परिश्रम करता है। ही इज इल, बीमार है, एट तो भी, ही वर्क्स हार्ड, या स्टिल ही वर्क्स हार्ड, है ना। अगला देखो, अगला है वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स। जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी गलती को शो करते हैं, क्या करते हैं, शो करते हैं। और फूल्स अवॉइड देम, वो जो मूर्ख होते हैं वो उनको अवॉइड करते हैं, हटाते हैं। तो बुद्धिमान शो करते हैं जबकि, तो वाइल आ जाएगा, या वेयर एज से ज़्यादा सही आ रहा। तो वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, वेयर एज जबकि, फूल्स अवॉइड देम, समझ गए। आगे देखो, अब है इलेटिव, परिणाम बताने वाली। तो परिणाम बताने वाली में लगेगा आपका देयरफॉर, इसलिए, फॉर चूंकि, सो इसलिए, हैंस इसलिए। एग्जाम्पल समझ में आया जहाँ परिणाम की बात हो रही हो, जैसे आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ इसलिए शांति से नहीं मर सकता। आई एम अ सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, या आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर चूंकि। अगर फॉर का यूज करेंगे तो पहले, बाद में कारण लिखना पड़ेगा, पहले परिणाम लिख देना पड़ेगा। आई एम अ सिनर, आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर चूंकि आई एम अ सिनर, या आई कैन नॉट डाई इन पीस एज आई एम सिनर, समझ गए। अब आगे देखो, अगला है जैसे ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर का लड़का है, ही इज इंटेलिजेंट है ना, तो इसलिए इंटेलिजेंट है। तो कैसे बनेगा, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर सो ही इज इंटेलिजेंट, है ना, या देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। अगला, ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, समझ गए। आगे देखो,
अब दूसरी जो विधि है कंपाउंड बनाने की वो है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट, हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम। इनका प्रयोग कहाँ क्या होता है ये आपको पता है, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या है? वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे अन्य जो WH वर्ड है वो रिलेटिव एडवर्ब हैं और ये हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इतने ब्रैकेट के हैं जो। अब इनका जो अपना खुद का अर्थ होता है वही अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा एक सावधानी देना है, वो गौर से समझना बेटा। ठीक, जैसे एक सेंटेंस दिया है, आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। मैं हरीश से मिला और उसने, और के साथ इन कंजंक्शन का अर्थ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, एंड और ही गेव मी अ बुक। अगर हम जोड़ बताने वाली कंजंक्शन यूज करें तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे? हरीश से मिला जिसने और उसने, और उसने का अर्थ इधर क्या है? हु। तो इधर एक कॉमा लगा देना जब तुम बनाना, जैसे हरीश के बाद कॉमा लगाना, फिर प्रोनाउन का यूज करना। क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉमा लगा दोगे तो पता चल जाएगी ये चीज़ें कंपाउंड है। ठीक, तो एंड ही का मतलब क्या है? हु। समझ गए? तो हु लगा के भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे, ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को मारा, इट फ्लू अवे, वो उड़ गई। उसने चिड़िया को मारा और वह उड़ गई। तो ही शॉट द बर्ड विच फ्लू अवे एंड इट फ्लू अवे, एंड इट अवे। देखिए इस एंड इट का मतलब क्या है? अगर दूसरे शब्दों में रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बनाए तो विच फ्लू अवे, इट का मतलब है विच फ्लू अवे, कॉमा लगा दो पहले। आगे देखो, वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, पिछले साल हम कोलकाता गए थे। वी स्टेड देयर फॉर 4 days, हम वहाँ 4 दिन रुके। हम कोलकाता गए थे पिछले साल और 4 दिन रुके। तो लास्ट ईयर को शुरुआत में करो, लास्ट ईयर पिछले साल। लास्ट ईयर शुरुआत में क्यों किया? ताकि कोलकाता के बाद वेयर लग सके। लास्ट ईयर के बाद वेयर लगेगा तो पता चलेगा वेयर लास्ट ईयर के लिए लगा गया। समझ गए? तो लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता एंड देयर, तो वेयर का मतलब क्या होगा? एंड देयर। यानी कोई भी कंजंक्शन है उसका अर्थ एंड से लेकर आएगा इसमें। समझ गए? अगर हम वैसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके हम कंपाउंड बनाएंगे तो एंड देयर वी स्टेड फॉर 4 days। अब एंड देयर का अर्थ क्या हो जाएगा? वेयर। हम वेयर लगा के भी इसको बना सकते, कॉमा लगा दे लेकिन उसके पहले। आगे देखें, तो इस तरीके से ये जो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि है वो कंप्लीट होती है और इसी के साथ सिंथेसिस भी कंप्लीट होता है पूरा। तो आशा है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाया जाता है वो आपको पूरी तरह कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। तो ये वीडियो अपने आप में एक यूट्यूब में अल्टीमेट वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करना। ठीक, आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।